बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। जी नाज़रीन, एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज है वीकेंड। तो वीकेंड में आज काफ़ी लोग जो है वो घर में मौजूद होते हैं जनाब, और इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपकी वीकेंड पे ना पेंडिंग होती हैं कि आपकी जब वीकेंड आता है तो आपने वो सारे काम जो है वो वीकेंड पे रखे हुए होते हैं कि हमने ये सारे काम करने हैं, फैमिली को भी टाइम देना होता है, हर चीज़ को जो है वो बड़े तरीके से मैनेज भी करना होता है। और इसके साथ साथ अगर आज मौसम की बात करें तो मौसम जो है इस टाइम आज टेम्परेचर है 29 सेंटीग्रेड, और जो आगे दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो 38 सेंटीग्रेड तक चांसेस हैं जनाब। और देखते हैं कि आज 50-50 चांसेस हैं बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि मौसम आपको पता है बिल्कुल हम इसके ऊपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मौसम जो है वैसा रहेगा। मौसम की सूरत हाल जो है वो चेंज होती रहती है। और जैसे हम देख रहे हैं, अगर हम बात करें इस टाइम सैलाब की, तो सैलाब बहुत ज़्यादा जिन इलाकों में आया हुआ है वो लोग काफ़ी परेशान हैं। डेली में, क्योंकि मैं जब तक ये चीज़ें चलेंगी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। यकीन करें, हर तरफ ना बड़ी परेशानी और बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। हर बंदा डिप्रेशन में, एंजाइटी में इन चीज़ों को फेस कर रहा है, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल भी हमारी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। अगर हम देखें कि हर बंदा जो है, हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने इक़्तिदार के चक्रों में हैं, कहीं पर कुछ जातियाँ हो रही हैं, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हर बंदा जो है वो परेशान है। तो इस परेशानी में जो है आपने जितना हो सकता है, मैं कहती हूँ सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दूसरे के साथ अपना ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग करें। एक दूसरे के साथ जो है आपकी कहते हैं ना, इस टाइम पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, जो कि हम बिखरे हुए हैं। तो ये खुदारा इस मुल्क से प्यार करें, ये मुल्क हमारा है। पता नहीं मुल्क का क्या बन रहा है, तो कभी यकीन सोचती हूँ ना कि हमारे मुल्क का क्या चल रहा है। इन 3-4 महीनों में इतनी अफरा तफरी फैल गई है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि बंदे को समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन फिर भी अल्लाह से वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए आपको, कभी भी मायूसी की तरफ नहीं जानी। ये चीज़ें, हालात जो हैं वो इस टाइम हैं, लेकिन ये वक्ती हैं। इंशाल्लाह बेहतरी भी आएगी और मुल्क हमारा तरक्की भी करेगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर नासरा नसीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं। आज हमारे साथ शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है इनके साथ वो है जी प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चों की डेथ हो जाती है, उस पर हम आज बात करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं, किस तरह एहतियात करनी चाहिए। ये थोड़ी सी बातें आज इनके साथ शेयर करेंगे। और आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहें, कोई बात शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं? हाँ जी। अभी हम शो में स्टार्ट होने से पहले जो डॉक्टर साहबा से मैं कह रही थी कि वाकई हम जो है ना मुल्क की सूरत हाल पे बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम भी तबसरा कर लेना। हाँ जी बिल्कुल। अब तो वैसे पाकिस्तान का हर शहरी जो है ना वो मुल्क की सूरत हाल पे, छोटे छोटे बच्चे भी अब हर बात पे क्वेश्चनिंग करते हैं और अपडेट्स लेते हैं। अब जो है ना हमारा जो ये टाइम है ये बहुत चेंज हो चुका है। वो जो पहले एक था ना कि बस अपनी एक रूटीन में चल रहे हैं और मुल्क में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता था। बस वो एक पता चलता था कि बुजुर्ग लोग जाके हमारे बस वोट कास्ट कराते थे और वो बस उस हद तक लिमिटेड था। लेकिन अब डे टू डे जो है ना वो हमारे छोटे से छोटे बच्चे को भी हर चीज़ की अवेयरनेस है। बिल्कुल ऐसे ही सोशल मीडिया, फिर आपको ये बड़ी फिर जिस तरह अभी लोगों के हालात चल रहे हैं। मैं अभी सैलाब की बात कर रही थी कि लोग कितने परेशान हैं, किस तरह वो सर्वाइव कर रहे हैं। यकीन करें बड़ा उनको देख कर ना दुख भी होता है। और मैं कहती हूँ जितना हो सकता है प्लीज़ उनकी हेल्प करें। हम लोग सब ने मिलकर उनकी हेल्प करनी है। हम उनका उस तरीके से तो शायद पूरा नहीं कर सकते कि जिस तरह उनकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उनकी थोड़ी सी भी हेल्प करेंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं जो है उनको थोड़ी परेशानी उनकी कम हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा जी, जिस तरह हम प्रेगनेंसी के दौरान की बात कर रहे हैं कि बच्चों की डेथ्स हो जाती हैं, क्या समझती हैं, क्या वजूहात हैं ये? देखिए ये जो हमल के दौरान बात है ना, इसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डेथ, यानी कि यूट्रस के अंदर जो बच्चों की डेथ हो जाती है। इसमें इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं।
लेकिन मैं ये भी बता दूं कि 25 to 60% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोई वजह मालूम ही नहीं होती, यानी हम उनको कहते हैं अननोन रीजंस होती हैं। और जो वजूहात हैं, जो ये इनके आइडेंटिफाइबल रीजंस हैं, वो मल्टीपल हो सकती हैं। वो मदर के लेवल पे भी हो सकती हैं, बच्चे के लेवल पे भी हो सकती हैं, और बच्चे को जो खून की गर्दिश सप्लाई करने वाली चीज़ होती है जिसको हम आवल बोलते हैं, यानी प्लेसेंटा कहते हैं, उसके लेवल पे भी हो सकती हैं। जहाँ तक मदर की का ताल्लुक है, तो मदर को वो सारी कंडीशंस जो उससे ऑलरेडी प्रेगनेंसी से पहले भी चल रही थी, और वो चीज़ें अनकंट्रोल्ड चल रही थी और उसी दौरान उसको प्रेगनेंसी हो गई है, तो उससे जो है वो मदर की जान तो एट रिस्क होती है, लेकिन बच्चे को भी डेथ हो सकती है। जैसे कि अगर किसी को पहले से हेपेटाइटिस चल रहा था, किसी को किडनी की जो है वो पुरानी बीमारी चल रही थी, या कोई कार्डियक डिजीज अनकंट्रोल्ड चल रही थी, या जैसे कोई मिर्गी का मर्ज है वो अनकंट्रोल्ड चल रहा था, तो उसमें जो है ना वो उसको बच्चे को भी जो है वो ग्रोथ चूंकि उसकी प्रॉपर नहीं होती तो उसकी इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है। इसी तरह से इसके अलावा जो कॉजेज हैं उसमें माँ को अगर शुगर उसको हो गई है हमल के दौरान, या हमल से पहले भी शुगर चल रही थी और वो कंट्रोल नहीं है, या माँ को ब्लड प्रेशर की तकलीफ हुई है, और ब्लड प्रेशर की तकलीफ अगर अनडायग्नोज रही है थ्रू आउट जो उसके चेकअप्स हैं जैसे भी है, या उसने चेकअप कराया ही नहीं है, और वो कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं, जो उससे अगली स्टेज होती है प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया, उसमें तो मदर को जो है ना वो इसी ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस के साथ दौरे पड़ने का भी रिस्क होता है, उसमें बच्चे की डेथ का, और माँ तो एट रिस्क होती है, बच्चे की डेथ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो जहाँ तक बच्चे का ताल्लुक है उसमें भी एक, जैसे कई दफ़ा आपने सुना होगा कि जैसे वो पेशेंट्स भी बड़े वरीड होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि मेरा ग्रुप क्या है और मेरे हस्बैंड का ग्रुप मैच हो रहा है। अगर हस्बैंड का ग्रुप पॉजिटिव है और मदर का ग्रुप नेगेटिव है, और उन्होंने उसको जो है वो नोटिस नहीं किया है फर्स्ट बेबी की दफ़ा में, तो उससे एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि वो जो ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स का चेंज होना, ये उस वक्त होता है जब मदर नेगेटिव है। अगर मदर का ग्रुप पॉजिटिव है देन इट इज नॉट एन इश्यू। अगर मदर नेगेटिव है तो उसमें फिर बच्चा बाद में अगर पॉजिटिव पैदा हो गया है बिकॉज ऑफ फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, तो उससे ना जिस्म के अंदर जो है ना, वो उसके खून के अंदर जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। वो उस बच्चे को तो कुछ नहीं कहती, वो उसकी डिलीवरी के बाद नेक्स्ट बच्चा जो है ना जब पैदा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस बच्चे को जो है ना वो प्रॉब्लम कर सकता है, जिसको हम हाइड्रोप्सियोटेलस, और फिर बच्चे की जो है ना वो डेथ उसमें हो सकती है। इसके अलावा अगर ट्विन्स हैं तो, और वो ट्विन जो है ना वो एक ही आवल शेयर कर रहे हैं, मदर की जो सारी असल में बच्चे को जो न्यूट्रिशन जा रही होती है ना वो थ्रू आवल जा रही होती है, और अगर वो आवल सेम है दोनों बच्चों की, तो उससे जो है ना वो एक कंडीशन उसको हम बोलते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। यानी कि उसका मतलब ये है कि वो सिंगल शेयरिंग की वजह से वो मिसमैच ट्रांसफर हो गया और किसी भी एक बच्चे की उसमें डेथ हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली दूसरे बच्चे की भी डेथ के रिस्क जो है ना वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर एक बच्चा जो है वो ज़्यादा दिनों का हो गया है, यानी उसके हमल से जो 40 वीक्स हो गए हैं उससे भी ऊपर उसका टाइम हो गया है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मेच्योरिटी, उसमें भी उसके जो है वो बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है ना उसकी कमी होना शुरू हो जाती है, और उससे बच्चे की जो है ना वो इंट्रायूट्राइन डेथ उसमें हो सकती है। हाँ जी। और इसके अलावा अगर माँ को भी खतरा होता है, या अगर बच्चे की अगर जैसे डेथ हाँ जी, वो मैं डिस्कस करती हूँ कि आगे ये बिल्कुल एक रिस्क वाली बात है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो होता है अगर बच्चा जो है ना वैसे ही जेनेटिकली एबनॉर्मल है, यानी बच्चे के जो अंदर हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, या बच्चे के जिस्मानी अज़ा में मुख्तलिफ तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, तो नेचर उसको अंदर ही फिर उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज वो सर्वाइव नहीं कर पाता। और अगर वो इंट्रायूट्राइन सर्वाइव कर गया तो बहुत सारी ऐसी लीथल वो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ है तो उसके बाद भी बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा फिर प्लेसेंटा के लेवल पे प्रॉब्लम होता है, यानी जो मैंने आपको बताया आवल के लेवल पे ना, अगर आवल जो है ना वो सही तरह से बनी ही नहीं हुई, उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उसने बेबी को खून की गर्दिश देनी है, वो प्रॉपर खून की गर्दिश नहीं दे पा रहे, तो उससे जो है ना वो उसकी डेथ हो जाती है। और एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ठीक है।
और एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं SLE। ये इन कंडीशंस में भी बेसिकली ना बच्चे को खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं जाती है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम वाली जो मदर्स होती हैं ना, ज़्यादातर ना वो ये भी हिस्ट्री देते हैं कि हमें पहले जो है ना मल्टीपल टाइम मिसकैरेजेस भी हो चुके हैं। तो वो एक हमारे लिए ना एक यानी उसकी जो हिस्ट्री होती है ना वो अलर्टिंग फैक्टर होता है, क्योंकि हमने तो ये डेथ को भी तो रूल आउट करना होता है ना कि डेथ की रीजन क्या है। मतलब इसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं, तो हमने उसका फिर बैकग्राउंड पे जाके बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि इतने कॉस्टली होते हैं कि पेशेंट्स नहीं करवा पाते, तो हम उनको हिस्ट्री बेस्ड ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे एक बच्चे का नाड़ू होता है जिसको कॉर्ड बोलते हैं, तो अगर वो कॉर्ड बच्चे की अंदर मूवमेंट के दौरान मदर की नेक के गिर्द टाइट हो गया है, अच्छा, बच्चा मूव तो अंदर कर रहा होता है रेगुलर, लेकिन अगर वो उसके गर्दन के गिर्द आया है और वो कॉन्टिन्यूसली इसके गिर्द ही रह रहा है या और भी बल पड़ते जा रहे हैं और वो बल उसकी मूवमेंट के दौरान अंदर डेथ वो टाइट हो गए, तो वो बच्चे की इमीडिएट अंदर डेथ कर सकते हैं। इसको हम कॉर्ड एक्सीडेंट बोलते हैं। इस तरह से अगर बच्चे की जो है वो थैली फट जाए, जैसे माँ की जो थैली होती है ना पानी वाली, वो फट जाए और उस दौरान में जो है ना वही कॉर्ड निकल के माँ के जिस्म से बाहर आ जाए, तो वो तो बच्चे को विद इन हाफ एन आवर उसकी डेथ कर सकता है, बिकॉज वो इट्स जस्ट लाइक स्ट्रेंगुलेशन। जैसे आप कहते हैं ना कि आपने गर्दन के गिर जो है ना वो कोई रस्सी बांध दी है और टाइट कर दिया है, या आपने उस रस्सी को मरोड़ दिया और बंद कर दिया है, क्योंकि बच्चे ने सारी जो सर्कुलेशन है ना वहां से ले ली। या फिर अगर मदर को ऐसी बीमारियां जितनी भी मैंने बताई हैं पहले, उन बीमारियों की वजह से बच्चे की ग्रोथ बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है, जिसको हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो अगर बच्चा जो है वो इतना ज्यादा अंदर ग्रोथ रिटार्डेड हो गया हुआ है कि वो अब सर्वाइव नहीं कर रहा, तो वो फिर उसकी अंदर इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है। सही। या बच्चे की जो है वो मदर की ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें बच्चे का पानी ही जो सराउंडिंग वाला है वो खत्म हो जाए, यानी कि एक तो मैंने पोस्ट मैच्योरिटी डिस्कस किया ना, एक यही जो हाइपरटेंशन है ना, ब्लड प्रेशर, उसमें भी माँ के जो इर्द गिर्द का वो होता है उसमें पानी खत्म हो गया, तो उसे बच्चे ने सांस लेना है अंदर जो वो नहीं कर पा रहा उसको, तो सर्वाइव फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। सही। ठीक है। इसके अलावा अगर बच्चे में मैंने जैसे एबनॉर्मेलिटीज भी बताई हैं, तो बच्चे के अंदर जो है वो जैसे किडनीज होती है ना, उसमें बेसिकली ये पानी जो है ना, जो मदर के अंदर पानी होता है ना, उसमें बेसिकली बच्चे के किडनीज का मेन रोल होता है। अगर वो बच्चे की किडनीज एबनॉर्मल बनी हुई है, वो पानी नहीं बना पा रहा, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सर्वाइव नहीं करता, फिर उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, अगर हम जिस तरह आप कॉजेज बता रही हैं, जो वजूहात हैं वो तो बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसकी वजह से भी जो है इतने सारे मसाइल, खवातीन को तो अक्सर मसाइल का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अगर हम गायनी के हवाले से बात करें तो। अभी जिस तरह हम कॉजेज की तरफ आए हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर का मसला होता है, उनकी वजह से भी उनकी प्रेगनेंसी में बच्चे की डेथ हो सकती है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो आपने उसको कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हाँ जी, कंट्रोल नहीं किया ना, तो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं प्री एक्लैम्शिया, और फिर उसकी अगली सेवेरिटी होती है जिसको बोलते हैं एक्लैम्शिया। ये वो कंडीशन होती है जिसमें मदर को ना दौरे पड़ने का खतरा होता है। अच्छा। तो अगर ब्लड प्रेशर आपने कंट्रोल कर लिया तो वो वहीं पे मैनेज हो जाता है। अगर वो अनकंट्रोल्ड रहा है तो वो जाके आगे उसको कॉम्प्लिकेशंस में प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया में कन्वर्ट हो सकता है। हाइपरटेंशन से, ब्लड प्रेशर से बच्चे की डेथ दो वजह से हो सकती है। एक तो यही मैंने आपको एक्लैम्शिया बता दी, जब मदर को दौरे पड़े होंगे तो बच्चे को खून की सप्लाई नहीं जा रही, तो बच्चे की भी अंदर डेथ हो सकती है। इसी तरह से मदर की भी डेथ हो सकती है उसमें। और इसके अलावा उसकी वजह से ना, ब्लड प्रेशर की वजह से बच्चे को जो खून की सप्लाई होती है ना, वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। उसकी जो खून की नालियां है ना वो टाइट हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, और उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट होती है, और उस ग्रोथ के इफेक्ट होने की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। अच्छा, ये भी एक अलग निजाम है, जाहिर सी बात है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह सिम्टम्स की तरफ भी आ जाते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि अगर बच्चे को कुछ बच्चे की डेथ हो गई है या कोई इस तरह कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो उस हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, इसमें ना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग ना असल में ये डेथ को ना जाहिर है आप सडन जाते हैं और आपने जाके चलता है, अल्ट्रासाउंड करवाया, और उसमें बच्चे की जो है ना हार्ट बीट ही नहीं मिली, और मदर के लिए ना उस चीज को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
अच्छा, वो जो उसकी गट मूवमेंट्स होती है ना, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही होती कि ये मेरी अपनी अंतड़ियों की हरकत है या बच्चे की हरकत है। वो सर ऐसे केसेस तो ऐसे होते हैं कि जैसे वो रूटीन चेकअप कराने आए हैं और उसमें हमने देखा कि अंदर बच्चे की डेथ हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 25 to 60% में तो हमें कॉज पता ही नहीं चलती कि क्यों हुई है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मदर हमें हिस्ट्री दे सकती है कि मेरा बेबी पहले तो ठीक मूव कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब मुझे मूवमेंट नहीं हो रही है, हाँ। या स्लगिश होती रही है, कम होती रही है और अब आके बिल्कुल ही खत्म हो गई है। या मदर ये कहेंगी कि पहले मैं जो है ना लेथार्जिक फीलिंग और वो सारी चीजें थी, मुझे नौजिया वगैरह रहते थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल वो हो गया है, मुझे अब कोई नौजिया, वो जो प्रेगनेंसी वाले एक सिम्टम्स होते हैं ना, हाँ। वो मुझे खत्म हो गए हैं। फिर हम उसका जो है वो बच्चे की हार्ट बीट चेक करने का एक आला होता है जिसको हम CTG बोलते हैं, उसके ऊपर हम उसके हार्ट बीट बच्चे की चेक कर सकते हैं। अगर हार्ट बीट नहीं मिलती है या फिर हम अल्ट्रासाउंड से उसको कंफर्म कर सकते हैं। सही, तो ये सिम्टम्स होते हैं कि अगर आप, अच्छा ये वाकई है ना, मेरे सामने भी 1-2 केसेस अपनी फैमिली में ही हुए ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप वैसे ठीक ठाक आप फील कर रहे होते हैं कि हम ठीक हैं, बिल्कुल बच्चा भी ठीक है, लेकिन मौके पे जो है वो इस तरह पता चलता है कि बच्चे की जो है वो अंदर डेथ हो गई है। अच्छा, अगर ना पता चले और कितने टाइम तक जो है वो ये हो सकता है कि बिल्कुल वो ठीक रहे, माँ भी और बच्चे की तो अंदर डेथ हो गई है? बिल्कुल, इसमें ना अच्छा एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मिसकैरेज, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डेथ। ये एक्चुअली टाइम के डिफरेंस से होता है। मिसकैरेज वो होता है जो 20 से 24 वीक से पहले अगर बच्चे के अंदर डेथ हो जाती है, तो और जो इंट्रा यूट्राइन डेथ है ना वो 20 से 24 वीक के बाद, या बच्चे का एटलीस्ट जो वेट है ना वो 500 ग्राम तक हो, तो उसको हम इंट्रा यूट्राइन डेथ लेबल करते हैं। अच्छा, इसमें स्टार्ट में तो बिल्कुल सच नहीं इतना प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे इंट्रा यूट्राइन डेथ की मैं बात कर रही हूँ ना, यानी जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया हुआ है, तो उसमें मदर के जो हैं वो कुछ दिनों में ही चीज़ें इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। उसके खून में जो जैसे ही बच्चे की डेथ होती है ना, तो मदर के जो खून जमने वाले ज़रात होते हैं ना, वो बच्चे की तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो माँ के अपने जिस्म में खून के जो जमने के ज़रात होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह से उसको एक लीथल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर वो अनडायग्नोज रही है 3-4 वीक्स तक, जिसको हम बोलते हैं DIC का मतलब है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। उसका मतलब ये है कि माँ के अंदर खून के जमने के ज़रात इतने हद तक कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दैट कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी, बच्चे के अंदर वो कंज्यूम हो गए कि उससे जो है ना वो माँ को ब्लीडिंग होने के रिस्क होते हैं, और वो ब्लीडिंग ऐसी होती है विच कैन लीड टू डेथ ऑफ द मदर। फिर इसके अलावा जैसे अंदर वो ज़ाहिर है एक फोकस पड़ा हुआ है, जैसे एक डेड ऑर्गन अंदर पड़ा हुआ है, आपने उसको डायग्नोज नहीं किया है, तो मदर को उससे इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन से जो है ना वो उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकते हैं, और वो सेप्सिस एक कंडीशन होती है जो लीथल एक जिसमें इन्फेक्शन जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसको जैसे कहते हैं ना जहर फैल जाना आम लैंग्वेज में, उसको सेप्सिस जो है ना उसकी वजह से मदर के सारे ऑर्गन इफेक्ट हो सकते हैं, और उस ऑर्गन के बाद जो है वो अगर वो आपने प्रॉपरली उसको ट्रीट नहीं किया है तो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द मदर। अच्छा भाई, क्या समझती हैं, क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि इस तरह के केसेस से बचा जा सके? किस तरह आपको जो ख़वातीन हमें देख रही हैं कि बहुत सारे कि उनको पता चल सके कि क्या एहतियात करनी चाहिए कि इस तरह ना हो? देखिए, एहतियात में तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमल से पहले से एहतियात होनी शुरू हो जानी चाहिए। वो कंडीशंस जो आपकी ऑलरेडी अनकंट्रोल चल रही हैं और आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ही कंसीव कर लिया है, तो वो तो एक बहुत बड़ा आपके लिए जो है ना वो मतलब एक रिस्क पे आप आ गए हैं। तो हमेशा अपनी डिजीज जो भी आपकी मेडिकल इलनेस चल रही है, आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, और उसके लिए एक प्रॉपर जो है ना, जब तक आपको डॉक्टर अलाउ नहीं करते तो डॉक्टर के मशवरे के साथ प्रॉपर मनसूबाबंदी रखें, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्शन हो ही ना। प्रेगनेंसी जैसे हो गई है तो फिर तो आप उस यानी कि वे पे स्टार्ट हो गया ना, तो उसकी टर्मिनेशन भी फिर इजी नहीं है। अगर आप एक मदर अनकंट्रोल चीज़ों के साथ चल रही है और आपको बच्चे को ज़ाया करना पड़ रहा है, वो एक और मदर के लिए ट्रॉमा है। तो इसीलिए एहतियात बेहतरीन है कि आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर कंसीव ना करें। फिर दूसरी बात ये है कि जैसे अगर आपको एक दफ़ा खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम हो गया हुआ है, तो आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से भी पहले डॉक्टर्स के पास जाएं अगर, और उनसे जो है ना डिस्कस करें जो चीज़ें आपकी अदरवाइज जो थी वो इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल नहीं थी, चीज़ें जो थी ना वो
कंट्रोल थी, तो उसमें भी आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर कंसीव ना करें। सही। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, आसमा परवीन है हमारे साथ कराची से, क्या कहना चाहेंगी? तो मैं मैम से पूछना चाहती थी कि मेरा ना अभी मिसकैरेज हुआ है ना, तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप जो 3 महीने प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे ना सोचते ना, तो मैं मैम से पूछना चाहती थी कि अगर मैं कर लूँ तो इसमें कोई मसला तो नहीं होगा? जी, अच्छा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ जी, आपका जो मिसकैरेज हुआ है, शादी को कितना अर्सा हुआ है आपकी? मेरी शादी को 1 साल हुआ है। अच्छा, मिसकैरेज जो हुआ है वो कितने हफ्ते का था, कितने महीने का हमल था आपको? वो मैम मेरा 2 महीने का था। अच्छा, तो आपको डॉक्टर ने क्या बताया था, क्या उन्हें बज़ाहिर रीजन लग रही थी? वो कह रही थी कि बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आई, इसी वजह से वो मिसकैरेज हुआ है, ENC करवाइए। और आपका ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, किसी किस्म का और प्रॉब्लम आपको? नहीं, और मैम कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, सिर्फ ये बच्चे के दिल की धड़कन नहीं आई, इसी वजह से उन्होंने कहा मिसकैरेज करना पड़ेगा। अच्छा, आप की कजन मैरिज है? जी। हस्बैंड आपके रिश्तेदार है? नहीं मैम, मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरी अच्छा, आउट out of में शादी हुई है। अच्छा, चले, इसमें इस तरह से है कि ना 15 से 20% तक जो हमारे होते हैं ना अर्ली मिसकैरेजेस, वो विदाउट एनी रीजन होते हैं। उसके लिए परेशान होने की बात नहीं होती। अगर ये परसिस्ट करे, खुदा ना खास्ता अगर नेक्स्ट वजह से इनको ये मिसहैप होता है, तो वो फिर एक अलार्मिंग फीचर होता है। वरना बहुत सारी ऐसी प्रेगनेंसीज जो फर्स्ट टाइम कंसीव किया और बहुत अर्ली ही उनका मिसकैरेज हो गया, वो उसमें कोई बहुत सारे केसेस में तो कोई वजह नहीं होती। नॉर्मली 15 से 20% खवातीन को मिसकैरेजेस हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि नेचर की बड़ी एक ब्यूटी है कि बहुत सारे वो बच्चे जो अल्लाह ताला ने सही तरीके से नहीं बनाए हुए होते ना, तो उनको वो टाइम से पहले उसी वक्त ही उनको ना उनका मिसकैरेज अल्लाह की तरफ से ही हो जाता है। वरना ये है कि अगर वो जैसे अगर हम देखें कि वो सारे बच्चे जो कि अब नॉर्मल थे, अगर वो सारे जो हैं वो पैदा हो जाएं, तो वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। तो ये नेचर का एक मैकेनिज्म है कि वो बच्चे जो कि जेनेटिकली फिजिकली ठीक नहीं बने हुए थे, अब वो बहुत अर्ली टाइम पर तो नहीं असेस हो रहे होते ना, तो नेचर उनको ना नेचुरली अबॉर्ट कर देती है। लेकिन उसका जो है वो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने अपने डॉक्टर से मुस्तकिल जो है वो राब्ते में रहना है। डॉक्टर के पास हमल से पहले भी जाएं। मिसकैरेज के बाद तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप 6 मंथ्स के बाद दोबारा से एफर्ट कर सकते हैं। मिसकैरेज के बाद हम लंबा टाइम नहीं पेशेंट को कहते, क्योंकि 6 मंथ्स तक वो अपनी जो भी उसकी डेफिशिएंसीज हैं, वीकनेसेस हैं, वो कवर करके नेक्स्ट प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करें। और हमल से पहले भी डॉक्टर से के पास ज़रूर जाएं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत दफ़ा जो केसेस होते हैं ना हमारे, वो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज पे एंड अप होते हैं। बिल्कुल वाकई में जो कहते हैं कि डाइट के हवाले से भी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, खाना पीना क्या होना चाहिए? नहीं, डाइट का उस तरह से तो कोई आईयूडी के साथ तो ऐसा रिस्क नहीं है। अच्छा। लेकिन डाइट्स में जैसे अगर आपकी इतनी पुअर डाइट है या बहुत लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास के साथ आप ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से आपके खून की इतनी शदीद कमी हो गई है, जिसको हम सेवियर एनीमिया बोलते हैं, तो उसकी वजह से फिर बच्चे को भी अंदर एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और उसे बच्चे को हो सकता है। बाकी डाइट्स जो है ना वो असल में ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है। डाइट का मतलब सिर्फ गोश्त और सिर्फ दूध ही नहीं होता कि जिसको हम कहें कि यही डाइट है। जो सब्जियां हैं हमारी, जो फ्रूट हैं, ये बहुत बेस्ट सोर्सेज हैं। सब्जियां तो बल्कि हम लोग एनकरेज करते हैं कि पेशेंट्स को लेने चाहिए। ज़्यादा गोश्त वगैरह खाने के बजाय आप बैलेंस डाइट लें। तो इसके बारे में ना असल में ज़्यादातर जो है ना प्रॉब्लम अवेयरनेस पे है। लोग सब्जी को समझते हैं कि वो कुछ नहीं है, हालांकि सब्जी जो है वो उसमें तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। फिर इसके अलावा पानी, खवातीन को होता है ना, जिस तरह अभी प्रेग्नेंट हो गई हैं तो वो भी खाना पीना छोड़ जाती हैं। हाँ, तो मतलब कुछ खाना नहीं। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज्यादा शौक से खाती हैं, कुछ खवातीन, तो कुछ लोग बिल्कुल जो है वो खाना पीना छोड़ देते हैं। प्रेगनेंसी जो है ना वो इट्स सिंड्रोम। इसमें ना आप कुछ नहीं बता सकते कि आपका मूड किस क्या है, वो होगा। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसमें ना आपको वो चीजें, मैंने पहले भी आपको प्रोग्राम में बताया था कि वो चीजें जो आपको नॉर्मली बहुत अच्छी लग रही होती हैं, आप उनके बगैर आपको लगता है मैं सर्वाइव नहीं कर सकूंगी,
तो वो प्रेगनेंसी जैसे ही होती है हार्मोनल इफेक्ट्स की वजह से ना आपको उस चीज से ही नफरत हो जाती है। तो बस वो खाएं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वो उसमें ये देख लें, जैसे अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं तो वो तो आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए डेंजरस है। हाँ, अगर आपने जैसे टेस्ट चेंज करने के लिए या उस तरह से करना है, आप चिप्स के फॉर्म में चीजों को ले लें, आप मॉडिफाई कर लें, लेकिन न्यूट्रिशन को लूज ना करें। और न्यूट्रिशन में लाइट डाइट जो है ना, आप वो इनिशियल फेजेस में रखें। बाद में जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है ना, मदर का जो बॉडी है ना उसे एक्सेप्ट कर रही होती है, हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो थोड़ा सा सबसाइड कर जाती हैं, तो फिर आप बाकी चीजें भी ऐड कर दें। बस वो लें जो आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट टॉलरेट कर ले, लेकिन वो न्यूट्रिशनल एतबार से भी ठीक हो। तो इसीलिए जो है ना, कुछ लोग ना जैसे अर्ली प्रेगनेंसीज में आती है ना, तो वो बस कोल्ड हुई है कि बस हमें बोतल के अलावा तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। तो उनको मैं बताती हूँ कि आप एक बहुत अच्छा मशरूब है, शिकंजबीन है जैसे, उसको बना के पियेंगे तो उससे आपकी बहुत सारी चीजें जो है ना कवर होंगी बॉडी की। सही। हाँ जी, ठीक है। इस पे मजीद भी हम इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब हमारे रहीम यार के सीनियर कैमरामैन हैं जी अनवर सुहेल, आज उनकी बर्थडे है, तो पूरी रोही टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता करे और ऐसे ही आप हज़ारों खुशियाँ देखते रहें, आमीन। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, इसके साथ ही हम वापस अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं। जिस तरह बात हो रही थी कि हम लोग, एक तो खवातीन को कि क्या एहतियात करनी चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, साथ ही ये भी आपसे जानेंगे कि क्या कितने टाइम बाद वो अपना चेकअप करवाएं, किस तरह एक हेल्दी बेबी हो सकता है, उस हवाले से भी बताइए। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखें, बहुत सारी जो है ना, वो जो फीमेल्स कहती है ना कि मैं गई और मुझे अचानक पता चला कि मेरे तो बच्चे की डेथ हो गई है, उसकी बहुत सारी टाइम पे तो रीजंस ये होती हैं कि उन्होंने पहले इवेलुएशन करवाई नहीं होती या बहुत अर्ली टाइम पे कराई हुई होती है और वो लेट जाके पता करवाती हैं। उस तरह से उन्हें पता चलता है अचानक से भी डेथ हो गई, ये भी नहीं पता चलता कब से मूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही। रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, जो WHO है ना, वो तो लिमिटेड चेकअप्स बताते हैं कि आप जो है ना वो 4 से 5 तो एटलीस्ट जो है ना चेकअप्स आपके होने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बस एक रफ उसमें अगर पेशेंट को समझाना हो तो उसमें ये कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी में आपकी हर चीज़ ठीक है, आप पहले 3 महीने में एक चेकअप करवा लें। फिर उसके बाद, वैसे तो ये जो चेकअप्स होते हैं ना, हर मरीज़ के इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं। इंडिविजुअलाइज इसलिए क्योंकि हर मरीज़ का जो प्रॉब्लम है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका डॉक्टर उसको चेकअप्स बताता है। ठीक है, अगर आप बहुत फिट चल रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, तो आप पहले 3 महीने में एक चेकअप करवाएं, फिर उसके बाद अगले 3 महीने में 1 से 2 चेकअप करवाएं। उसके बाद आप ना एटलीस्ट जो है ना वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद ज़रूर एक चेकअप करवा लें। क्योंकि जैसे ख़ास तौर पे पहली प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने के रिस्क होते हैं। अब वो पेशेंट रूटीन में घर में बैठा हुआ होता है, उसको नहीं पता चलता, तो जैसे डॉक्टर के क्लिनिक में गया है तो उसका एकदम ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ है। अब ये नहीं पता वो कब से जो है ना वो शूट ज़्यादा था और उसने कब से बेबी के ऊपर इफेक्ट्स डालना शुरू कर दिए हैं। तो जब आप चेकअप करवा रहे होते हैं, उस चेकअप के दौरान आपकी बहुत सारी चीज़ों की इवेल्युएशन हो रही होती है, तो उसमें आपके सिम्टम्स जिसको आप नॉर्मली रूटीन में नॉर्मल ले रहे होते हैं, जैसे लोग घरों में कह देते हैं, बुजुर्ग कह देते हैं, आपके साथ वाले कह देते हैं कि ये सब कुछ तो होता है, लेकिन असल में वो एक किसी और रीज़न की वजह से हो रहा होता है। जैसे अगर उसके सर में दर्द रह रहा है तो आप ये तो देखें कि उसका ब्लड प्रेशर तो नहीं कहीं राइज कर रहा। आप चीज़ को जितना अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे ना, उसको कंट्रोल करना ईजी और उसके कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि जब वो ऑलरेडी ही अनकंट्रोल्ड हो गई हुई है, तो फिर रिवर्स जाना जो है ना चीज़ों को मुश्किल हो जाता है। अगर एक बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट हो गई है तो अब उस ग्रोथ के हम पीछे नहीं जा सकते। अब हमने आगे जो है ना वो उसकी मेच्योरिटी के लिए टाइम, फिर बच्चे मेच्योरिटी अचीव नहीं कर पाते, टाइम से पहले उन्हें पैदा करना पड़ जाता है। एक तो ग्रोथ उनकी इफेक्टेड हुई है, दूसरा उनको टाइम से पहले पैदा करना है, तो प्री मेच्योर बच्चे पैदा हुए, उन प्री मेच्योर बच्चों को फिर उनका सारा फ्यूचर इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि जो प्री मेच्योरिटी है, उनके बच्चे, उन बच्चों के ब्रेन्स भी प्री मेच्योर हैं, उनके लंग्स भी प्री मेच्योर हैं, उनके लिए बाद में सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है और फ्यूचर में फिर वो मदर्स जो है ना बच्चों को ले के ना हॉस्पिटलाइज, कभी एडमिशन हो रहे हैं, कभी बच्चे को चेकअप करा रही हैं, कभी वो,
तो वो एक और ही अजियत में एंटर हो जाती है। सही। इसलिए जो है ना वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप चीजों को जो है ना वो कंट्रोल में रखें। सही। अच्छा, फाइब्राइड्स जो होती हैं ये भी नुकसान दे सकती हैं बच्चे को? फाइब्रॉइड्स देखें लोकेशन पे डिपेंड करता है ना, कि लोकेशन जो है ना फाइब्रॉइड की कहाँ है, और वो मदर को कितना इफेक्ट कर रही थी। हाँ। अगर एक फाइब्रॉइड जो है वो बच्चेदानी के बाहर है और उसका साइज छोटा सा है तो फिर उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें अगर मदर ने कंसीव भी कर लिया, इट मीन्स तो उसकी प्रेगनेंसी होने में भी कोई रुकावट नहीं डाली। हाँ। और ना ही फिर बच्चे की ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। ठीक है। वो फाइब्रॉइड जो बहुत बड़े साइज के हैं या बच्चेदानी को में पेनिट्रेट करके उसके अंदर तक वो पहुंच गए हुए, तो वो जैसे ही बेबी कंसीव वो करती है मदर, वो बेबी जैसे यूट्रस में एंटर होता है और वो उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, तो अगर वो फाइब्रॉइड उसके रास्ते में आ गया है तो उससे शी कैन एंड अप विद मिसकैरेज, क्योंकि उसकी सर्कुलेशन जो है ना वो नहीं होगी ना, वो उस जगह पर चिपक गया जहाँ पर जो था फाइब्रॉइड था। तो बच्चे को जो खून की सप्लाई मिलनी है वो उस तरह नहीं मिलती, तो वो फिर उसको मिसकैरेजेस हो सकते हैं। अच्छा, ये क्या रीजन होती हैं फाइब्रॉइड्स की? फाइब्रॉइड्स तो असल में जो है ना वो बिनाइन ग्रोथ है। इसमें यूट्रस के अपने ही फाइबर्स वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसकी कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है, फैमिलीज में भी हो सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि मदर को था तो मुझे भी हुआ। हाँ। ये भी, लेकिन एक्चुअली इसमें ना बेसिकली जो उसके स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं ना उनकी बस ओवर ग्रोथ हो जाती है और वो एक बिनाइन स्वेलिंग कर देते हैं। अच्छा, उसकी वजह से आपके हार्मोन्स भी जो है वो नहीं, उसका हार्मोन से कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा। उसकी वजह से ना असल में उसके अपने, चूंकि वो एक आपने एक गोला सा अंदर आ गया, उस गोले की अपनी एक ब्लड सप्लाई है, उसकी वजह से फीमेल को पीरियड्स का प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको पीरियड्स हैवी हो सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। अगर वो ऐसी लोकेशन पे है कि वो बच्चेदानी के बिल्कुल अंदर आ गया है ना, तो वो फिर नेचर ना उसको जस्ट लाइक जैसे लेबर पेन होती है ना उस तरह से एक्सपेल करने की कोशिश कर रही होती है। तो वो उसके लिए जो है ना वो एक तो पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, दूसरा ये कि वो उसमें पेनफुल बहुत ज्यादा होते हैं। या मैंने आपको बता दिया है कि उसको अगर वो ऐसी लोकेशन पे हैं जिससे उन्होंने उसकी ट्यूब्स ही ब्लॉक कर दी हैं, हाँ। तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर वो प्रेगनेंसी हो गई है किसी तरीके से, तो आगे फिर मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें फाइब्रॉइड कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं, हम पेशेंट के जो है वो सर्जरी कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें हर सामने जो है ना मैस आ जाता है, हम देखते हैं अच्छा इसको फाइब्रॉइड भी था और बच्चा आराम से बिल्कुल ठीक आ जाता है। सही। तो फाइब्रॉइड रिमूव कराना जरूरी होता है कि अगर हो नहीं, गए ये तो? जो है ना, ये मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बताया था, एक कॉलर ने डिस्कस किया था, फाइब्रॉइड का रिमूवल मैंने आपको बताया ना, ये डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। अगर उसका साइज बहुत बड़ा है तो वो ऑब्वियसली आपको रिमूव कराना पड़ेगा। अगर उसका साइज छोटा है और वो बच्चेदानी के बाहर है, अंदर या वॉल में है, लेकिन मदर को ऐसा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो उसको रिमूव कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी इसकी सर्जरी जो है ना इट कैन लीड टू परमानेंट इनफर्टिलिटी। वो अंदर यूट्रस की वॉल जो है ना आपस में चिपक सकती हैं और वो इनफर्टिलिटी कर सकती है। सही। लेकिन अगर ऐसा है कि इतना बड़ा साइज का है और आप उसको नहीं रिमूव करा रहे, तो वो भी इनफर्टिलिटी कर सकता है। और उसके प्रेशर सिम्टम्स होते हैं ना, एक गोला आपने अंदर रख दिया है, उससे जो है वो उसके यूरिन भी प्रॉब्लम कर रहा है, उसको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उसको नीचे डलनेस प्रेशर वाली फीलिंग हो रही है, और हम जो है ना वो वजिद हैं कि नहीं हमने जो है ना वो नहीं रिमूव कराना, तो वो पेशेंट की अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो मैटर करती है ना। पहले वो खुद कंफर्टेबल हो तो फिर वो कंसीव करेगी तो और ज्यादा प्रेशर सिम्टम्स होंगे, इसलिए उन कंडीशंस में उसको रिमूव कराना जरूरी है। सही। अच्छा, वैसे आजकल डॉक्टर साहब हम लोग देख रहे हैं बच्चों के हवाले से स्पेशली प्रेगनेंसी होना, तो काफी लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जिसमें खवातीन जो है वो हम लोग देखते हैं इस तरह के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या रीजंस हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही? देखिए, एक तो ना इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर 1 तो क्वैकरी जो है ना, आप बहुत सारे लोग जो हैं वो इनफर्टिलिटी को डीएनसियां कर करके ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे, पेशेंट्स को मिसगाइड करते हैं कि आपको अंदर से सफाई कर देंगे ना तो उससे जो है वो आपको हमल ठहर जाएगा। अच्छा, वो सफाई करने से मैंने आपको जैसे बताया ना कि अननेसेसरी सर्जरी करने से वो अंदर वॉल चिपक जाती है, इस तरह से जब अननेसेसरी जो है ना डीएनसीज आपने कर दी है ना, तो अंदर इन्फेक्शन होगा, अंदर की वॉल चिपक जाएंगी, उसकी परमानेंट वो जो है ना उसका फ्यूचर खराब कर देते हैं। दूसरी रीजन उसकी ये है,
आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो इतना सीडेंटरी हो चुका है, वो एक्सरसाइजेस खत्म हो गए हैं, वेट गेन ज़्यादा हो गया है, फैट कंटेंट ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इतना ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन में कॉमन हो गया हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ना, जो कि अब असल में मेल ये समझते हैं ना कि वो बीमार हो ही नहीं सकते, और सारे अमराज जो हैं वो फीमेल को ही हैं, और सारी ट्रीटमेंट्स भी फीमेल के लिए ही बनी हुई हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट ये है कि मेल या तो अपने आप को इवेलुएट नहीं कराते, या अगर इवेलुएशन करवा ली है, उन्हें पता चल गया है, वो हाइड करते हैं अपनी रियलिटी को, और वो अपने आप को ट्रीट नहीं कराते, या ट्रीट करवाएंगे तो मेल ट्रीट कराएंगे, जैसे हकीमों से इलाज करवाएंगे सारा कुछ। और एक बहुत मेजर सेगमेंट है ये, 52% जो हमारी पॉपुलेशन है ना, वो उसमें मेल फैक्टर है। तो वो हम सेगमेंट बिल्कुल ही उसको बहुत सारी जगहों पे इग्नोर कर देते हैं या मेल ट्रीट कर देते हैं। तो उससे भी फिर इनफर्टिलिटी ट्रीट तो नहीं होगी ना, हमने तो ये कपल ट्रीटमेंट करनी होती है ना, फीमेल ट्रीटमेंट तो नहीं होती है। दोनों के जो है टेस्ट वगैरह भी, और दोनों इवैल्यूएशन होनी चाहिए। सही। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हम बच्चों के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे कि फिर जो अगर इस तरह के कोई केसेस आपके सामने आ जाता है जिसमें बच्चे को खतरा होता है या फिर माँ को खतरा होता है, तो समटाइम तो ये होता है कि दोनों को खतरा होता है, तो फिर किस तरह मैनेज करती हैं कोई इस तरह के केसेस आ जाए तो? कि अगर कि किसको बचाना है? हाँ, वो जो एक टिपिकल वो एक वो आ जाता है ना कि दोनों को खतरा होता है, वो एक ये क्वेश्चन बड़ा लोगों के जहन में होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, मदर इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी। ठीक है, अगर माँ को रिस्क है ना, तो फिर हम बच्चे को भूल जाते हैं। माँ होगी तो नेक्स्ट बच्चा भी पैदा करेगी। अगर हमने माँ को कभी एट रिस्क नहीं रखते। ये इवेल्युएशन होती है ना, ये आपने ये देखना होता है, जिसको हम कहते हैं कि बेनिफिट्स और रिस्क को देखना होता है। तो जहाँ पर मदर जो है वो एट रिस्क हो गई है ना, वहाँ पर कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं। अच्छा, जिस तरह अगर बच्चे की जो है डिलीवरी से पहले ही बच्चे की डेथ हो गई है, तो आपने फौरन फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि उसमें इमीडिएट जो है ना, वो अगर पता चल गया है, जैसे अभी इमीडिएट हुआ है, तो इमीडिएट मदर को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और असल में होता ही है ना, बहुत दफा तो हमें पता ही नहीं चलता ना कि भी कब की डेथ हुई क्या। हम उसे कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि क्या ये कुछ इफेक्ट्स मदर में डालना शुरू हो गया या नहीं हुआ। लेकिन अगर बच्चा डेड ही हो गया, उसको अंदर रखने का तो कोई तुक नहीं बनता ना। तो फिर आप फौरन डॉक्टर से राब्ता करें, जो वो आपको टेस्ट सजेस्ट करें, क्योंकि इसमें हम कुछ टेस्ट पहले करवाते हैं देखने के लिए कि मदर को इस बच्चे की डेथ से क्या क्या रिस्क हो गए। जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया DIC हो सकती है, उसके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। हम वो टेस्ट करवा के देख लेते हैं, और फिर जैसे वो टेस्ट कंप्लीट होते हैं तो बस हम मदर की टर्मिनेशन शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका सिजेरियन हो, बल्कि जो IUD होती है ना, इंट्रायूट्राइन डेथ होती है, उसमें हम ऑलरेडी मदर को एक ट्रॉमा मिला हुआ होता है डेथ का। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसको हम नॉर्मल ही डिलीवर कर दें, क्योंकि अब बच्चे का तो हमें कोई टेंशन है नहीं, बच्चा तो ऑलरेडी डेड है। ठीक है, तो मदर को एक सेकंड ट्रॉमा ऑफ सिजेरियन से बचा सकते हैं तो बचा लें। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है बहुत केसेस में, हम नॉर्मल ही करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं नॉर्मल ही करनी पड़े। मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन अभी चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पालक पर। पालक आपको पता है एक बेहतरीन सब्जी है और सबसे सस्ती सब्जी इसको कहा जाता है कि आप इसमें घर में लोग बड़े शौक से खाते हैं पालक। इसमें जो क्या क्या पाया जाता है, इसमें आयरन होता है, विटामिन A, विटामिन C, और इसके साथ साथ इसमें आयरन मौजूद होता है, फाइबर मौजूद होता है, जो आपकी स्किन और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बात करें कि किस तरह आपको फ़ायदा दे सकती है, तो कैल्शियम और फोलात की मौजूदगी की वजह से आपके जिस्म में जो खून की कमी है उसको पूरा करती है। साथ साथ जो है एंटीऑक्सीडेंट होती है, आपकी बिनाई को बेहतर करती है, और पट्ठों की मजबूती के हवाले से जो है वो पालक को बहुत बेहतर समझा जाता है। वैसे तो अगर हम देखा जाए तो पालक के बेशुमार फ़वाइद हैं, क्योंकि जब भी हम सब्जियां जो हैं वो घर में, आपको पता है सालन बना रहा है, स्पेशली आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। पालक आलू जो है वो घर में बहुत बनाया जाता है। इसके साथ साथ पनीर के साथ भी इसको अटैच किया जा सकता है, और इसके जो है साथ साथ आप और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। जिस तरह हम अगर स्टमक की बात करें, आपके स्टमक के बहुत सारे मसाइल हैं। आजकल हम देखते हैं तेज़ मसाला जात जो है हम खाने बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, लेकिन सब्जियों को हम पीछे छोड़ देते हैं।
सब्जियां हमेशा सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। और इसके साथ साथ आपकी स्किन के लिए जो है वो पालक बहुत बेहतर है। जिस तरह हम देखते हैं हमारी स्किन पर रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, छाइयाँ पड़ने स्टार्ट हो जाती हैं, वो क्या होता है खून की कमी की वजह से इस तरह के मसाइल हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जो पालक है उस हवाले से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है, आपके रिंकल्स को, आपकी छाइयों को दूर करती है, स्किन को बहुत बेहतर करती है, बालों के लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ क्या फ़ायदा देती है, जैसे हम लोग अक्सर घर में जो है वो पकोड़े बड़े शौक से खाते हैं, तो वो जो पकोड़े होते हैं ना वो पालक के बगैर बड़े अधूरे से लगते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप इसकी अफादियत पे जाएं तो ये एक तो आपको माजरत, आज मेरा खुद भी गला जो है वो बड़ा ख़राब हुआ है। जिस तरह अभी हमारा टॉपिक है आज का कि प्रेगनेंसी के हवाले से, तो ये आपको उस हवाले से भी बहुत फ़ायदा देती है। वैसे डॉक्टर साहिबा से जान लेते हैं कि किस तरह पालक जो है वो जो प्रेग्नेंट होती हैं ख़वातीन, उनको किस तरह ये फ़ायदा दे सकती है। देखिए ये सब्ज पत्ती ग़िज़ाएं ना, तो सारी जो सब्ज पत्तों वाली ग़िज़ाएं होती है ना, इनमें आयरन रिच क्वांटिटी में होता है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूट्रिशन है। और पेशेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं करते उनके लिए बड़ी अच्छी ग़िज़ा है। आप इसको इसके साथ मीट मिक्स करके तो वो भी आप एक न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो खून की कमी को जो है वो पूरा करने में भी, और मजीद ये कि खून की कमी दोबारा ना हो, उसमें हमारी डाइट का भी एक रोल है ना, तो उसमें ज़ाहिर है ये सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जिनको शुगर का मसला होता है, अगर वो पालक जो है वो खाएं तो उससे जो है शुगर में काफ़ी जो है वो उनकी बेहतर हो सकती है। और उसके साथ साथ जो है उसके मेथी जो है वो अगर उसके साथ मिक्स कर दी जाए तो उससे भी आपको बड़ी अफादियत मिलेगी। ये होगी आज हेल्थ टिप की बात। हमने कहा कि चलें थोड़ा सा इसको भी अटैच करें कि किस तरह जो खवातीन है वो सब्जियों की तरफ भी आ सके। ऐसे आजकल अब देखते हैं सब्जियों से हम बहुत दूर हो गए हैं। सब्जियों का ट्रेंड ये बच्चों में तो स्पेशली बहुत कम बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। असल में ये जो जंक फूड है ना, इसने बहुत ज्यादा काम खराब कर दिया ना। बच्चों को बाहर के खाने की बहुत ज्यादा आदत हो गई है, वो घर के खाने उस तरह से लाइक ही नहीं करते ज्यादा। बस ये मुश्किल ही है ये दौर उस लिहाज से। तो हालांकि सब्जियों का जो टेस्ट है ना वो गोश्त में वो टेस्ट, आप डेली गोश्त खा भी नहीं सकते हैं। कितना आप गोश्त खा लेंगे? वैसे तो एक दिन आप खा लें, दूसरे दिन आपका दिल नहीं करता उसको डिफरेंट में। और हम लोग तो इतने लकी हैं पाकिस्तान में रहते हुए, हमें तो इन सारी चीजों के टेस्ट मिलते हैं। ये तो वो जो बाहर रहते हैं ना, उनसे इन सब्जियों की ना कदर कीमत हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फलों के हवाले से भी अगर हम बात करें तो अल्लाह की बड़ी रहमतें और नेमतें हैं, लेकिन बाहर के लोग जो है तरस रहे होते हैं। और टेस्ट वाइज ना हमारे यहाँ जो है वो इस वक्त जो फ्रूट्स चल रहे हैं, जैसे ये पीच है और भी फ्रूट्स, ये तो इतना अच्छा उनका जायका है। एप्पल इतना टेस्ट है आजकल जो आ रहा है। तो जब बाहर के लोग आते हैं ना, वो आके कहते हैं कि हमने बिल्कुल मीट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं खानी। फैमिलीज में आके ना स्पेशली रिक्वेस्ट करके उस दौरान में, अपने स्टे के दौरान में पालक और दालें ही खा रहे होते हैं। मतलब सब्जियां और दालें ही खा रहे होते हैं। बहुत सारी होता है। प्रेफर वो यही कर रहे थे, अच्छा दालें बना लें या आप जो है वो सब्जियां बना लें, जो आपके लिए बड़ी अच्छी होती हैं सेहत के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे तो फाइब्राइड्स की होगी, ट्यूमर के हवाले से भी थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। जो खवातीन में अक्सर ट्यूमर हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ना ट्यूमर किस चीज़ को आप ट्यूमर कह रहे हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ना। लोगों के जहन में ना कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये जो मुझे रसोली बताई गई है ना, ये रसोली किधर थी। अच्छा, रसोलियाँ जो हैं वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। बच्चेदानी के बाहर हैं या बच्चेदानी के अंदर है। बच्चेदानी के बाहर अगर रसोलियाँ हैं वो किस तरह की है, उस दौरान में अगर उसने कंसीव कर लिया है तो हो सकता है वो सिस्ट हो, क्योंकि ये सिस्ट भी जो है जो उसको ट्यूमर बोल रहे थे। तो अगर उसको कोई ऐसी रसोली है जो कि सिंपल नहीं थी तो उसमें तो बहुत सारी फीमेल कंसीव ही नहीं कर पाती। लेकिन अगर उन्होंने कंसीव कर लिया है तो वो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो बेसिकली सिस्टिक होते हैं, जिसमें वाटर कंटेंट होता है। और वो डिपेंड करता है कि वो किस साइज के उनको हैं और वो क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। अच्छा, उसमें प्रेशर सिम्टम्स भी हो सकते हैं फीमेल्स को। जैसे वो एक चीज़ है ना, अंदर सिस्ट भी उसी तरह से अंदर आपके पेट में है तो वो आपके अंतड़ियों पे प्रेशर डालेगी, आपकी जीएट इरिटेट कर सकती है, ब्लैडर को इरिटेट कर सकती है, नीचे एक डलनेस वाली फीलिंग हो सकती है। दूसरा ये कि जो बच्चे की इनिशियल सारी होती है ना, उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे अंडेदानी से आ रहे होते हैं।
ठीक है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो आवल होती है ना, वो उसका जो मेन रोल होता है ना, वो फिर आवल ले लेती है। तो उस टाइम पे जबकि उसने बच्चे ने जो अपनी हार्मोनल लेनी है सपोर्ट, वो ओवरीज से लेनी है, मदर की ओवरी से, और उसमें अगर सिस्ट हैं तो वो हार्मोन जो है वो प्रॉपर अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, उससे बच्चे के मिसकैरेजेस के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें ना बहुत सारे लोग जैसे सिस्ट पता चला है तो वो उसको फौरन से कहते हैं आप अभी ऑपरेशन करा लें। अब ऐसे भी मैंने पेशेंट्स देखे हैं जिनको इमीडिएट जो है ना सर्जरी एडवाइस कर दी। अब ये भी लैक ऑफ नॉलेज है, या आप कोएक्स के पास जा रहे हैं, या लेस ट्रेन्ड पर्सन्स के पास जा रहे हैं कि उन्होंने बस सिर्फ दिन आपकी सर्जरी बता दी। क्योंकि अगर सर्जरी आप अर्ली प्रेगनेंसी में करते हैं तो उससे भी बच्चे के मिसकैरेज होने के रिस्क हैं। तो इसीलिए आपने पहली बात ये कि जैसे अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पता चली है ना, तो उसको हमेशा सीनियर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और प्रॉपर उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। हाँ। अच्छा, फिर इसकी जो सर्जरीज होती है ना, यूजुअली हम अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज सर्जरी का एक अपना जो है ना रिस्क हो सकता है कि ड्यूरिंग सर्जरी के बाद उसको उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकते हैं। सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपने आज बहुत डिटेल में काफ़ी सारी जो है चीज़ें आपने हमें बताई, तो बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो फर्स्ट गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हिना रफीक, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं ना? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद अरसलान खान साहब, जो कि साइबर क्राइम लॉ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हिना हमारे साथ मौजूद हैं, तो हिना से हम जानेंगे इनकी सोशल एक्टिविटीज़ पे, और साथ ही जो है हम वुमेन राइट्स पे भी बात करेंगे। हमारे साथ अरसलान मौजूद है, तो अरसलान से हम बात करेंगे साइबर क्राइम पे कि क्या है, और आजकल जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उस पर क्या लॉ होना चाहिए, उस हवाले से इनसे डिटेल से बात करेंगे। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हिना, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं आजकल क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपकी? मैम, इसमें हम मतलब वुमेन राइट्स पे, चाइल्ड राइट्स पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं डिफरेंट एरियाज़ में जाके, क्योंकि लोगों को आगाही नहीं है अपने राइट्स के हवाले से कि उन्होंने मतलब किस तरह से एक सोसाइटी में जो है ना अपना एक हक उन्होंने हासिल करना है। तो इस तरह की होती हैं हमारी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, तो ये हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम जो हम कर रहे हैं। अच्छा, वुमेन्स राइट्स पे भी बात कर लेते हैं कि क्या है, किस तरह आप लोग जो हैं इनके सेशंस आप लोग कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, इस हवाले से बताइएगा। मैम, एक्टिविटीज़ में यह है कि ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसमें ऐसा है कि जो बेसिकली जो है ना गांव के लोग होते हैं उनके साथ हमारी बेसिकली एक्टिविटीज़ होती हैं। उसमें ये देखें, उन्हें अपने राइट्स के पता ही नहीं होता, वायलेंस हो रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ये इसको वायलेंस कहते हैं। वायलेंस की टाइप्स के हवाले से नहीं पता होता कि जो है ना फिजिकल वायलेंस क्या है, मेंटली वो किस तरह से टॉर्च हो रही हैं। तो पहले तो उसके लिए उन्हें आगाह करना ज़रूरी है कि वायलेंस बेसिकली है क्या चीज़। तो उस हवाले से उनके डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन करवाए जाते हैं जिसमें उन्हें इस चीज़ का अवेयर किया जाता है कि ये वो वायलेंसेस हैं। तो आप जो है ना इसके हवाले से, फिर उसके बाद ये है कि डिफरेंट इदारों के हवाले से अगर किसी पर वायलेंस हो रहा है तो आपने किस इदारे को अप्रोच करना है, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सही। अच्छा अरसलान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले साइबर क्राइम के हवाले से जान लेते हैं ना कि है क्या। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली पता भी नहीं होता। अवेयरनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो मैडम, एनी गिल्टी एक्ट विद द गिल्टी माइंड, with the support of information system and technology and basic internet का इस्तेमाल करते हुए जो क्राइम सरजद होते हैं वो साइबर क्राइम के डोमेन में आते हैं। ठीक है, जिसमें इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी एंड यूज ऑफ इंटरनेट जरूरी है उसमें। अच्छा, ठीक है, वो साइबर क्राइम में आते हैं। अच्छा, जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, हम लोग देख रहे हैं हमारे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, डिफरेंट आईडीज़ बन जाती हैं, फिर उससे मैसेजेस जाते हैं। अच्छा, ये तो खैर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हो रहा है कि उनकी बाकायदा आईडीज़ जो है वो हैक होती हैं, फिर पैसों की डिमांड की जाती है, कुछ नेगेटिव मैसेजेस जाते हैं। अगर ख़वातीन हैं तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के जो है वो आपको मैसेजेस
किए जाएंगे या ब्लैकमेल किया जाएगा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो आपकी जाती हैं, आपने इनको 2 फैक्टर वेरिफिकेशन पे रखना है। ठीक है? आपका जो ईमेल होता है और जो जीमेल होता है उसके पासवर्ड्स को आपने सिक्योर रखना है। ठीक है? इनको कंप्रोमाइज नहीं होने देना। ठीक है? कोई भी रॉन्ग डूअर जब भी आपकी सिस्टम को आपकी कोई आईडी को छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो या तो आपके सेल फोन के नंबर पे जो आपने उस टाइम एंटर किया होता है या आपने जो ईमेल अपना दिया होता है उसके ऊपर मैसेजेस वगैरह आते हैं। ठीक है? अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो दैट डेफिनेटली आपके लॉस में जाएगा। एक तो आप इसको अपने जो अकाउंट्स हैं उनको 2 फैक्टर्स वेरिफिकेशन पे रखें, नंबर 1 थिंग। इसके अलावा अगर आपके नाम की कोई आईडी बन जाती है, फेसबुक आईडी, either they are using their pictures, it's an offense। ठीक है? either they are using your name, your identity आपकी यूज हो रही है, आपने उसको बर वक्त रिपोर्ट करना है। The main and the most important thing is to report the matter towards cybercrime। उसके बाद आप अपनी वॉल पे भी लगा देंगे, जो मतलब लाइक आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, क्योंकि देखें आजकल ये चीजें जो हैं वो लाजिम व मलजूम है। हर बंदे के पास सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट है, तो आपने अपलोड कर देना है। उसकी वजह अल्लाह ना करे, इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है? अल्लाह ना करे कोई ऐसा मटेरियल शेयर कर दिया जाता है, ठीक है, विच इज मतलब अगेंस्ट एनी रिलीजियस बिलीफ ऑफ एनी कम्युनिटी। ठीक है? एंड आपने वो किया ही नहीं है, लेकिन वो आइडेंटिटी तो आपकी यूज हो रही है, तो आपको जस्टिफाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक हो गया? तो रेदर आपको जब इंफॉर्मेशन मिले आप उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अपलोड करें। आप उसको FIA साइबर क्राइम विंग के कंसर्न्ड ऑफिसर्स, बल्कि इन्होंने तो आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की है, आप घर बैठे बैठे रिपोर्ट कर सकते हैं। उसका कंप्लेंट नंबर अपने पास रखें, उसको सेव रखें कि जनाब मेरा इस तरह इस अकाउंट जो है ना, मेरा नाम और मेरी पिक्चर को यूज करके किया गया है। वही अकाउंट जो बना होता है वो इस तरह भी यूटिलाइज होता है कि कल को आपको डैमेज करने के लिए, आपकी रेपुटेशन को हर्ट करने के लिए। अच्छा, एक और एस्पेक्ट सामने आ रहा है जो कि बड़ा रैपिडली हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है ये चीजें, कि आपके नाम पे लाइक माशाल्लाह यू आर एन सेलिब्रिटी ना, तो आपको दुनिया जानती है, आपके नाम की फेसबुक प्रोफाइल बनेगी, वो लोगों को मैसेजेस करेंगे। आपके नाम से एक फेक व्हाट्सएप नंबर जिस पे आपकी पिक्चर लगी हुई होगी और लोगों को मैसेजेस किए जाएंगे कि जरा आप सो एंड सो पैसे चाहिए, मेरे फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई है, और आपको लगेगा कि शायद या आपके नाम से लोग जो हैं वो ये मतलब धोखा खाएंगे और उस जैस कैश अकाउंट में, उस अकाउंट में या बैंक अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो आपके प्रोग्राम के जरिए जो मैं अवेयरनेस देना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके नाम का कोई अकाउंट बनता है आपने उसको रिपोर्ट करना है। एक और चीज, कोई गरीब शख्स, बेरोजगार शख्स ये मत समझे कि अगर कोई थर्ड पर्सन को रॉन्ग डूअर उसको लालच देता है 2, 4, 5, 6% का और उसके अकाउंट को यूटिलाइज करता है, उसके ATM कार्ड को यूटिलाइज करता है, तो जो अमाउंट उसके अकाउंट में आएगी वो उसका लायबल होगा। आपने किसी को अलाउ नहीं करना कि आपका बैंक अकाउंट यूज करें, उसके अंदर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की अमाउंट अगर आ जाती है और वो बंदा ATM के जरिए निकाल लेता है या आप निकाल लेके उसके हवाले कर देते हैं और 5-10 हज़ार रुपए रख लेते हैं, तो पूरे जुर्म में आप बराबर के शरीक हो गए। यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ दैट सेड अमाउंट। रॉन्ग डूअर्स यही कर रहे हैं। गरीब लोगों को जो बेचारे अनएम्प्लॉयड है, उनके नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, लाइक ही इज सम सॉर्ट ऑफ ड्राइवर, ही इज सम सॉर्ट ऑफ कारपेंटर, हूसोएवर दैट पर्सन इज, उसको 5-10 हज़ार रुपए का लालच दिया जाता है, लाखों रुपए उसके अकाउंट में मंगवाए जाते हैं। ठीक हो गया? और उसके बाद जो ना साइबर क्राइम कमिट कर दिया जाता है और वो गरीब आदमी फंस जाता है और वो ये कसूर भी नहीं, तो अब बजाहिर कसूर नहीं है तो वो 5-10% लेने के बाद मैडम वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बन गया उसका। क्योंकि लेकिन ये है कि जिस तरह अभी हम आप बात कर रहे हैं, इस तरह के लोग जाहिर से पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, तो जाहिर सी बात है उनको क्या पता है कि हमारा बैंक अकाउंट बना जा चुका है, हमारा ATM कार्ड भी बन चुका है, मैडम और हमारे जो है ना चीज, आप ये लालच दे रहे हैं ना लोग कि आपका बैंक अकाउंट है, आपको 10 हज़ार रुपए मिल जाएंगे, आपने कुछ भी नहीं करना।
अब वो बात वही है ना कि वो आवाम को अवेयरनेस चूंकि है कोई नहीं, हाँ। तो वो अपना जो एटीएम कार्ड है वो सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं। जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का पैसा है वो उनके अकाउंट में आता है, हाँ। ठीक है। जो रॉन्ग डूअर है वो अपनी स्किन सेव कर लेता है, उसको 10,000 रुपए देते हैं, खुद लाखों रुपए बटोर लेते हैं, और कल को अगर FIA, साइबर क्राइम बैंक या कोई भी डिपार्टमेंट एजेंसी उनको पकड़ता है तो वो गरीब पकड़ा जाता है। और इस तरह के केसेस तो बहुत सारे हमारे सामने हैं, लेकिन हम लोग भी यही देखते हैं कि अच्छा वो फलाना दूध वाला अच्छा फलाना वो इतना अमीर हो गया कि उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे आए। चलें एक दूसरी तरफ बहस चली जाएगी। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानेंगे। अच्छा हिना, जिस तरह हम बात कर रहे थे वुमेन्स राइट पे, आप क्या समझती हैं जब आप दही इलाकों में जाती हैं, वहाँ पे सेशंस करती हैं, वहाँ पे खवातीन के मसाइल को देखती होंगी, क्या क्या मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है? मसाइल तो पहले तो उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं होती कि हमारे ऊपर वायलेंस हो रहा है, क्योंकि वो ये समझती हैं कि ये मतलब बस ठीक है, शुरू से ही होता आ रहा है ना, तो बस ये अब ये चलता ही रहे, कोई ऐसा वो नहीं है। अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें जाहिर बात है घर के मेल मेंबर से एक मतलब टकराव का वो होता है कि मतलब वो हमें कहेंगे कि ये मतलब ये आते हैं और इनको बिगाड़ के जाते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट बना रहता है ना कि थोड़ी सी अगर कहीं अवेयरनेस आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये जो है बिगाड़ पैदा हो रहा है, ऐसे बिगाड़ पैदा। या फिर मतलब अगर कोई पढ़ रहा है तो वो फिर ये कहते हैं कि ये जो पढ़ गई ना इसको आपने घर से बाहर निकालना है, देखना ये कल को कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेबल होते हैं। तो इनको मतलब पहले तो वुमेन्स को इस चीज पे एग्री करना कि ये चीजें हैं और इस पर इदारे काम कर रहे हैं। जिस तरह से मतलब अर्ली फोर्स मैरिज का एक कॉन्सेप्ट है, तो वो अर्ली फोर्स मैरिज करें नहीं, मतलब अगर शादी हो रही है तो कोई नहीं, हमारे में तो मतलब अर्ली ही कर देते हैं, 13 साल में ही कर देते हैं, 12 साल में ही कर देते हैं। तो वो ये है कि उनका बस एक बन चुका है कॉन्सेप्ट जो मतलब शुरू से चलता आ रहा है, बस ठीक है, अब हमने चेंज नहीं होना। तो ये एक बहुत मतलब आपको तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को उनको बात मनवाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनके जो मेल मेंबर्स होते हैं तो मतलब उनके साथ भी एक वो करना। जिस तरह से राइट्स पे बात करें तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे ID कार्ड्स वगैरह भी नहीं है फीमेल्स के, इसलिए कि उन्हें जायदाद में से हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये था। इसी तरह ही हमारे एक सर्वे के दौरान तो उन्होंने पुलिस वहाँ के जो वडेरा टाइप थे उन्होंने पुलिस बुलवा ली, तो वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मतलब जाहिर बात है मुश्किल का सामना हुआ। तो बहरहाल फिर उसको हम कर भी लेते हैं कि किस तरह से मतलब हमने इनको लेके चलना है, उसी हिसाब से फिर सही। अच्छा, और बच्चों के हवाले से भी जो है वो आपकी क्या ट्रेनिंग्स हैं, क्या सेशंस हैं, उन पे क्या एक्टिविटीज हैं? अब बच्चों के हवाले से भी ये है कि चाइल्ड लेबर जो कि कभी कम नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। उसके अलावा चाइल्ड एब्यूज के केसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, बच्चियों से ज्यादा बच्चों में ये चीज है। चाइल्ड हरासमेंट, तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिसको पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ शेयर करना मतलब समझते हैं कि नहीं हमने इनके साथ शेयर ही नहीं करना। ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम बात ही नहीं करना चाहते, अपनी बच्चियों को बताना ही नहीं चाहते। अगर आप देखें बताएंगे नहीं कि बच्ची बाहर जाके उसको हरासमेंट का सामना है तो वो कैसे उस चीज के साथ डील करेगी। अब कोई भी लड़की उसे घर से बाहर जाना है तो हरासमेंट तो ऑटोमेटिकली होनी है, तो उसे इस चीज से आगाह किया जाए कि ये सब कुछ आपके साथ होना है और उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। अच्छा, लोगों की भी समझ नहीं आती, यकीन करें अभी भी हम लोग हालांकि इतने मैच्योर हैं, सब चीजें हम लोगों की दुनिया के हमारे सामने हैं, लेकिन अभी भी लोगों में यकीन करें बिल्कुल भी कोई अक्ल नामी चीज नहीं है। बहुत सारे लोग आपको इस तरह के मिलेंगे जो आपको हिरासा करने की कोशिश करते हैं। अभी भी आप अकेली खातून जा रही हो या गाड़ी, इवन कि मैं खुद भी अपनी बात करूं तो आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हो तो आपको बहुत सारे ऐसे फजूल लोग मिल जाते हैं जो आपको हिरासा करने की कोशिश करते हैं। लोग इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहते ना असल में। एक है ना पेरेंट्स और बच्चों का, या मतलब वो उससे बात ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं नहीं बस ठीक है जैसा चल रहा है चलने दें। तो बच्चों को आप अवेयर करें कि ये हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है। आपने बाहर जाना है तो ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ेगा और इस सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो ये पेरेंट्स से है रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों को इस चीज के बारे में आगाह करें, क्योंकि बच्चे ज्यादा क्लोज पेरेंट्स से ही होते हैं और पेरेंट्स को चाहिए ये सब कुछ कि वो उनको आपकी तरफ से भी कोई ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती हैं अवेयरनेस के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल इस हवाले से ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इदारों का बताया जाता है कि मतलब जिस तरह से कोई राह चलते आपको हरास कर रहा है तो आपने क्या करना है, उसका बाइक का नंबर आप नोट करें, फौरन 115 करें। तो ऐसे बहुत से हमारे ये है अल्हम्दुलिल्लाह
के मतलब काफ़ी लोग इस तरह से राह चलते हुए भी फिर उन्हें जो है ना उसी वक्त जो है ना डॉल्फिन पुलिस वगैरह अगर वहाँ उनका राउंड होता है तो फ़ौरन उनको पकड़ लेते हैं। सही। अच्छा, जिस तरह अभी फ्रॉड की बात कर रहे थे, सेकेंडली जिस तरह आजकल है ना बड़े बड़े आपको एक मैसेजेस आ रहे होते हैं गेम शो से रिलेटेड, आपको फलां का आपका इतना इनाम निकल आएगा, अच्छा आपकी गाड़ी निकल आई है तो अच्छा बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, यकीन करें जो बहुत बेचारे भोले लोग होते हैं ना, तो वो अपने पैसे, अच्छा हमारी गाड़ी निकल रही है तो चलें आप ना इतने फलां पैसे आप भेज दें तो आपका ये जो है ना बस कुछ टाइम बाद आपकी गाड़ी आ जाएगी या आपको घर मिल जाएगा। कुछ इस तरह के जो है केसेस ये भी हमारे सामने बहुत और आए दिन आ रहे होते हैं, बड़े मशहूर गेम शोज के नाम से जो है ये फेक मैसेजेस चल रहे होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी तो पाकिस्तान के नाम से लाइक इनामी स्कीम्स जो हैं वो ज्यादा। अब फिर वही बात है मैडम कि ये लालच दे के, हाँ ठीक है, आपसे या तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, या तो आपकी जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपके एटीएम कार्ड्स वगैरह या आपकी ऑनलाइन बैंकिंग के कुछ अकाउंट्स ओटीपी आपके अकाउंट पे भेजे जाते हैं, हाँ, वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं। ये अच्छा, ये मेरे साथ हो चुका है, वैसे ये मेरे साथ हुआ था, मेरे समय में हमने डिस्कस भी किया था कि इस तरह आपको ओटीपी जो है वो तो मुझे याद आ गया, मेरी 6 सेंस में काम कर रही है वो बच के, नहीं तो मेरा शायद वो अकाउंट हैक हो जाना था, पैसे भी चले जाने थे। तो मैडम मतलब इट्स वन क्लिक अवे ना कि अब आप वो वाली बात खत्म हो गई है कि कोई चोरी होगी, कोई डकैती होगी, हाँ। अब आपका अकाउंट बिल्कुल साफ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल ऐसे ही हो गया। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बिल्कुल इस तरह की किसी कॉल मैसेजेस का रिस्पॉन्ड नहीं करना। आई एम सॉरी टू से दैट इसका अच्छा एक सवाल नॉर्मली आता है कि इसका शिकार मोस्टली कौन से लोग होते हैं? इसका साइबर क्राइम का जो शिकार है वो हर एज के लोग हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, उसमें कोई एज वो नहीं, कोई एज पैरामीटर नहीं है। लाइक अभी एक मैटर रिपोर्ट हुआ, लाइक ही वाज सम सॉर्ट ऑफ आर्म्ड पर्सन, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था बेचारा, उसको कोई ग्रेजुटी के पैसे मिले को 25-30 लाख रुपया, ओके, उसने को फेसबुक आईडी बनाई, उसने कहा शायद मैं अब आखिरी की जो अपने अयाम है उनको बेहतर गुजार लूं, मैं थोड़ा एंजॉय कर लूं। तो उसने उसको एक आर्मी की सोल्जर की ना लाइक लड़की का यूनिफॉर्म में उसको रिक्वेस्ट आती है, उसके बाद मैसेजेस आते हैं और उसको ये कहा जाता है, प्रोवोक किया जाता है कि लाइक आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं ना, तो सो एंड सो, और आई वॉन्ट टू मैरी विद यू एंड लाइक आई एम फ्रॉम ब्रिटिश आर्मी, मतलब जहां से भी मैं ना, ओके, तो मेरे पास ना कुछ पैसा है वो मैं आपको भेजना चाहती हूँ, बट यू आर नॉट सपोज टू शेयर इट विद एनीवन। अब ये काम ऐसा है और वो बंदा उस उम्र के उस हिस्से में है कि ना वो किसी को बता रहा है, ना वो किसी से पूछ रहा है, ठीक है, पहली दफा सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रहा है एंड ही इज कंसीडरिंग इन हिज माइंड। लेकिन आपने जो एक वो उनका बता दिया ना कि आर्मी से ताल्लुक, आर्मी वाले तो वैसे ही बड़े वो होते हैं ना, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन जब आपके बुरा टाइम आया हुआ, रिटायर्ड आर्मी, ही वाज सम सॉर्ट मतलब रिटायर्ड पर्सन ना, उसने क्या किया, उसने सारी इंफॉर्मेशन बातचीत शुरू कर दी, उसको लगा कि शायद मैं इतना लकी हूं कि इधर से मुझे आर्मी ने मतलब लाइक पैसा दिया, इधर से अब ये औरत मुझे पैसा दे रही है और मुझसे शादी भी करना चाहती है। हाँ। तो उसने कहा ओके कुछ आ ही रहा है ना, लेट इट कम। तो उसने अपना एड्रेस दे दिया, सो एंड सो, उसने बताया कि तुम्हें राब्ता करेंगे, लाइक यूं इस तरह से मैं पार्सल भेजूंगी, तो किसी को बताना नहीं उसमें क्या है, एंड ही डिडंट बॉदर टू टेल, ही डिडंट बॉदर टू शेयर विद एनीवन, ओके। बाद में उसको कॉल्स आती हैं, अब वही प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक हो रहा है जी, हम फलां जगह से बात कर रहे हैं, हम फलां कस्टम से बात कर रहे हैं, आपका पार्सल आया हुआ है जी, लेकिन एक इशू है जी, इसका टैक्स है जी। अब वो टैक्स कितना है, वो स्टार्ट में 5-10 हजार रुपए मांगेंगे आपसे, वो डिलीवरी चार्जेस हैं जी इसके। अब वो उसको फोन करेगा, भाई दे आर आस्किंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ डिलीवरी चार्जेस, अब वो कहेगी जी मैं वहां से पे नहीं कर सकती, आप यहाँ पे कर दें। अब कुछ नहीं होता, लाइक डोंट टेल देम ये इसको कलेक्ट करो, वो 10-15 हजार पे करेगा, उसके बाद कहेंगे अच्छा अब ये चार्जेस पे करें, वो कहेगा फिर ये काम है, वो 10 हजार को बचाने के लिए 20-25-30 हजार रुपए और पे करेगा। करते करते वो कहेंगे जनाब अब आप कस्टम टैक्स पे करें, ये कस्टम डिपार्टमेंट से कॉल आ रही है। आफ्टर दैट व्हाट वुड बी इन द एंड, जब 5-7-8 लाख रुपए ले लिए जाएंगे, उसके बाद उसको कॉल आएगी कि जनाबे वाला हमने ये पार्सल खोल लिया, इसके अंदर तो इतने डॉलर्स हैं, इसके अंदर तो इतना जनाब गोल्ड है, आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अब आप इतने पैसे भेजें।
सही, मतलब एक प्रॉपर प्लान मैडम इट्स और गैंग। तो हाँ। ये चीज मैडम अवेयरनेस जो है ना, मैं लाइक आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन एंड अगेन कि आप लोग सदका जारिया कर रहे हो। लाइक मीडिया इज परफॉर्मिंग राइट नाउ सदका जारिया। नो डाउट एफआईए भी अपने फराइज मनसबी सर अंजाम दे रही है, लेकिन देखें इसकी रैपिड ग्रोथ है। कितना ये मैटर को वो करेंगे, किस किस मैटर को कंट्रोल करेंगे। आज हर बंदे के पास अकाउंट है, हर बंदे के पास ये मतलब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। माजरत के साथ मैडम एजुकेशन और अवेयरनेस इतनी जल्दी नहीं पहुंची जितनी जल्दी इसके जो मतलब लाइक इस्तेमाल है वो बढ़ गया। बिल्कुल। अभी गवर्नमेंट तो ये चाह रही है कि इस पीका को, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, जिसकी मतलब जो इसकी लाइक लॉ है साइबर क्राइम का, इसकी जो मतलब अवेयरनेस के लिए इसको सिलेबस का हिस्सा बना दिया जाए, ठीक है, ताकि बच्चों को, मैडम ने बिल्कुल ठीक बात की कि अवेयरनेस नहीं है भाई व्हाट टू डू। अभी नो डाउट इस ये जो सेक्सुअल अब्यूज है इसका शिकार खाली बच्चियां नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे हैं। बच्चों के केसेस ज्यादा। मैडम आई एम सॉरी टू से दैट आई हैव सीन द सुसाइड, मतलब मैंने देखी कि अब बच्चों के साथ खुदकुशियां हो रही हैं। वो क्या हुआ कि उस बच्चे को ट्रैप करके उसकी कोई न्यूड वीडियो हासिल कर ली गई। आइदर दैट वाज अ लव ट्रैप, आइदर दैट वाज समथिंग फोर्सफुली, उसकी कोई न्यूड वीडियो बना ली है। अब उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आइदर सम सॉर्ट ऑफ सेक्सटॉर्शन, आइदर सम सॉर्ट ऑफ एक्सटॉर्शन, whatever it is, पैसे मांग रहे हैं या कोई मतलब गैर फितरी अमल के लिए उसको मजबूर कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी सेक्सुअल अब्यूज के लिए। अब वो क्या करेगा बच्चा, उसको साथ ही ट्रिगर कर देते हैं कि जनाब आपके पेरेंट्स को भेज रहे हैं, आपकी फैमिली को भेज रहे हैं आप। ये भी देखा गया कि उन्हीं बच्चों को आलाकार बनवा के उन्हीं के घर से चोरियां करवाई गई। बहुत सारे केसेस हैं, अगर हम लोग देखें इसके पीछे पूरा एक माफिया, एक गैंग है जो इस तरह की हरकतें और जो इस तरह के अभी हम देखें ना, एक डिफरेंट आपके इनामी स्कीम्स हैं, तो लोगों को अब मेरे ख्याल में काफी हद तक अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि ये सब फ्रॉड हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझती हूँ लोग पता नहीं फिर भी कहीं ना कहीं वो अकल का वो जो दामन है ना वो छोड़ देते हैं और वो उसी राह पे चल पड़ते हैं जिस तरह वो चाह रहे होते हैं। तो समझ नहीं आ रहा था, वो जिस तरह बोल रहे होते हैं लोग उसी तरह कर रहे होते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको एक डर और खौफ होता है, यार हम ये जो कर रहे हैं पता नहीं ये हकीकत भी है या नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जानते हुए भी कि खौफ है, लेकिन उसको फिर उसके ऊपर जो है आप लोग कर रहे होते हैं। ऐसे कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसमा नरीन साहब क्या हाल है? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह पाक का शुक्र। मोहम्मद मिराज बोल रहा हूँ, आपका तकरीबन डेली रिपीट का कॉलर बात कर रहा हूँ। जी रेगुलर कॉलर हैं, क्या कहना चाहिए? जी माशाल्लाह, ये आप असलाम खान साहब को मेरा सलाम दीजिएगा। और इनसे मेरा सवाल ये है जी कि ये जो फेक कॉल्स आती हैं और अकाउंट से सोशल मीडिया के ऊपर ये और वैसे भी मोबाइल फोन के ऊपर भी कॉल्स आती है कि आप फलां किसी इदारे से आपका इनाम निकला है और फलां नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाता है या मतलब कोई नंबर दे दिया जाता है, इस पे आप कॉल करें और कॉल बैक करें और आपका इनाम निकला है। तो ये जो मिडल लुटाने वाला ये सिलसिला है, ये इसके ऊपर कोई काम हो रहा है? इसको खत्म करने में कोई हुकूमत या कोई किसी लेवल पे कोई काम हो रहा है या ये सिलसिला की तरह चलता रहेगा? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने। इट्स वेरी वैलिड क्वेश्चन मैडम। नो डाउट एफआईए साइबर क्राइम विंग मुल्तान की टीम खासकर विच आई एम फैमिलियर। अच्छा मैडम, इसमें उन्होंने क्या किया, इस तरह के मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं उनको पकड़ा, उनसे तमाम तर डिजिटल एविडेंसेस जो हैं वो रिकवर किए। दे आर स्टिल बिहाइंड द बार्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम इज व्हाट कि देयर आर सेवरल ग्रुप्स जो इस तरह के जराइम में मुलविस हैं। ऑडियंस बहुत ज्यादा है, गैंग्स बने हुए हैं, ठीक है। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वो एक रूम में बैठ जाते हैं, उनका काम है, उन्होंने बंदे लाइक वो किए हुए हैं। बल्कि अभी इसी से रिलेटेड एक बड़ी मजेदार सी बात है कि महबूब आपके कदमों में, ठीक है ना, तो महबूब आपके कदमों में और किसी को भी लाइक अपने वश में कर लें विद इन 3 मिनट्स। मतलब ये एक सोशल मीडिया चैनल्स बनाए हुए थे जाली अमलियात के नाम से,
ठीक है, जाली अमलियात, वो तिलिस्माती अंगूठी, लाइक परी की आमद, परी आती है, ठीक है। अभी आई एम सॉरी टू से दैट कि जब ये मैटर रिपोर्ट हुआ, अब इसमें जो अफेक्टीज थे, इसमें अफेक्टीज लाइक ऑल ओवर द पाकिस्तान थे, ठीक है। विक्टिम्स जो थे, मतलब उनको वो क्या करते थे, मोबाइल उठाया, कोविड के डेज थे, उन्होंने यूट्यूब चैनल सर्च करे, उन्होंने देखा कि मुश्किल का हल और महबूब आपके कदमों में, सिर्फ 21 दफा ये पढ़ लें। अब वो क्या पढ़ लें, उन्होंने उस चैनल को सब्सक्राइब किया, उसको लाइक किया, उसके व्यूज करोड़ों में चले गए, उसके मतलब लाइक्स चले गए। साथ ही उसमें ये नंबर लिखा होता था कि भाई इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें, बाबा जी जो है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मौजूद हैं। उसी व्हाट्सएप नंबर पे वो गरीब आदमी जो बेचारा, जिसका महबूब उसके कदमों में नहीं है, ठीक है, लाना चाहता है, उसको राब्ता करता था। वो पता लगता था कि सारी बातें तय हो गई, ओके। उसके बाद उसने कहा जी 8400 रुपए भेज दो, 15,000 रुपए भेज दो, वो वक्त पे वक्त के साथ। अच्छा अभी हो रहा है, अभी हो रहा है अभी। और उसके बाद जो है वो किसी ने कहा जी मुझे परी चाहिए जी, परी आपके काबू में आ जाएगी। तो एक वो काबू में नहीं आ सकी, तो वो वाली परी कैसे काबू? तो ये गैंग जो था पूरा, अभी FIA साइबर क्राइम जो मतलब इसके ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी DG FIA एंड यहाँ इंचार्ज हैं शोएब हारून साहब, एंड जो फाइनेंशियल क्राइम्स के हेड हैं मोहम्मद जीशान हबीब साहब, उनकी सरबराही में एक रेड कंडक्ट किया गया। रॉन्ग डूअर्स को विद तमाम डिजिटेंसेस जो है वो रिकवर किया गया। दे आर स्टिल बिहाइंड द बार्स। और यूट्यूब चैनल्स को रिक्वेस्ट की गई कि इस तरह के मतलब जो चैनल्स हैं जिनके करोड़ों, मतलब उनकी वर्थ खाली करोड़ों रुपए थी, लाखों करोड़ों रुपए की चैनल्स की अमाउंट थी, मतलब लाइक उनकी मालियत थी, दैट वाज अ शॉक, ठीक है। तो उसको उनको ब्लॉक कराया गया, ठीक है। तो दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान कि उन्होंने एक बहुत बड़े नेटवर्क को अनर्थ किया, ठीक है। इस तरह से स्टिल अभी वो मसरूफ अमल है, ठीक है, कि और भी बहुत सारे जो गैंग हैं उनको पकड़ने में। अच्छा जी, मजीद में इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा हिना, ये बताएं आजकल कौन सी एक्टिविटीज़ पे आप ज़्यादा काम कर रही हैं? मैम इसमें मैंने जैसे आपको बताया वायलेंस पे है और चाइल्ड लेबर पर है, और उसके अलावा हमारे पास मतलब ट्रांसजेंडर राइट्स पर है। तो अच्छा, उनके भी बहुत सारे हम देखते हैं इश्यूज हैं, लेकिन उस पर भी बहुत सारा काम भी किया जा रहा है। आपकी क्या एक्टिविटीज हैं ट्रांस? इसमें हम ये है कि ट्रांस की जो है ना ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं, जो यूथ है ट्रांस में उसकी जो है ना ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर वायलेंस हो रहा है किसी ट्रांस पे तो उनका लिंक करवा देते हैं कि तो आपने इनसे डायरेक्ट किस तरह से करना है। उसके अलावा मतलब जो उस डिपार्टमेंट के हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, बेसिकली हम उनके साथ उनका जो है ना लिंक करवा रहे होते हैं। तो इस तरह से ये मतलब एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, एक्टिविटीज के हवाले से साथ ही जानेंगे कि आपको किन मसाइल का, वैसे आप लोगों को देखते होंगे कि हर बंदे को बहुत सारे मसाइल हैं, आप लोग किन केसेस को ज्यादा डील कर रहे होते हैं, कौन से मसाइल देख रहे होते हैं? इसमें ना जिस तरह से मैंने आपको कहा वुमेन राइट्स, तो वुमेन में वायलेंस, हाँ उनके तो वायलेंस का हो गया, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स में ये है कि पहले तो हमारी सोसाइटी में उनकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, लोग उनको कबूल ही नहीं करते। सबसे पहले तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ही उनको कबूल नहीं कर रहे होते, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और अगर कोई ट्रांस मतलब उसने पढ़ लिया है काफी, मतलब वो आगे तक जाने के लिए मतलब उसके सारे रास्ते ही बंद हैं। अव्वल तो उसके सारे रास्ते ही बंद हैं। अच्छा, एक दो केसेस हमने देखे हैं जो डॉक्टर भी बने और बिल्कुल टीचर्स भी हैं कुछ, तो इस तरह से तो ये है कि सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं है। वो समझते हैं कि बस ये मतलब सोसाइटी में है तो इनका काम बस मतलब डांस है या मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। तो हालांकि अगर उनको पॉलिश किया जाए तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो उसमें यह है कि उनको इसी तरह ही है कि उनके राइट्स के हवाले से हमारे जो बेसिक होता है उसमें उनकी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके ये राइट्स हैं, आप इस सोसाइटी का पार्ट हैं। अब देखिए किसी को मुसलसल डिग्रेड किया जा रहा है तो वो खुद ही होप छोड़ के वो खुद ही बैठ जाता है, अच्छा बस ठीक है। तो जब आप उनको मोटिवेट करते हैं तो फिर वो जाहिर बात है फिर वो आगे आते हैं। तो इस तरह से है। अच्छा, जिस तरह हमें बहुत सारी जो चाइल्ड लेबर की जिस तरह हम बात कर रहे थे, तो बच्चों का तो वैसा मालूम है कि हम लोग फौरन से अब बेरोजगारी क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमारा घर जो बच्चा है वो पढ़कर क्या करेगा, तो वो जाके उठाते हैं उसको किसी न किसी, कहते हैं कि अच्छा चलो कोई ना कोई ऐसा काम सिखा दें
जिसकी वजह से जो है उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारा घर का सिस्टम जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी लोग इस तरह करते हैं, वो पढ़ाई वाला जो है ना, हम जोर तो देते हैं कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को लेबर वाली साइड पे नहीं आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि लोगों की मजबूरियां भी होती हैं कि अगर उनकी फैमिली को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है तो उनके जो बच्चे हैं वही उनका सहारा होते हैं। तो उनके हवाले से आप कोई उनकी हेल्प वगैरह करते हैं, जिस तरह आप लोगों का होता है कि आप लोगों की कोई भी एक्टिविटीज कि आप उनको कोई रोजगार फराहम कर सकें या इस तरह? नहीं, रोजगार तो खैर हम फराहम नहीं करते, और दूसरा ये कि मतलब जिस तरह से जो इलाके हैं वहाँ पे जाके सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो हमारा जो एक मतलब है इस तरह से होता है कि वहाँ की जो यूथ होती है ना वो फिर एक्टिवेट हो जाती है, मतलब वो अपना जो रोल है एज अ एक्टिव सिटीजन के तौर पे अपना रोल अदा करना स्टार्ट कर देती है सोसाइटी में। इस तरह से कि वहाँ की जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ होती हैं, जिस तरह से पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास ट्यूशन की फीस नहीं है या स्कूल को, देखिए गवर्नमेंट में तो फीस है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेट में है, तो वो गवर्नमेंट, तो फिर ये होता है वो जो यूथ होती है वो फिर अपना किरदार इस तरह से अदा करती है, वो कहती है अच्छा चलें अगर हम मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो ठीक है आप अपने बच्चे इवनिंग टाइम में हमारे पास भेज दें, मॉर्निंग में चलें आप उसको ना, मतलब जो वो काम, जाहिर बात है फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत एक मेन है, तो वो जा रही है तो चलें थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरह से ये है कि बेसिक अवेयरनेस उन्हें एक्टिव करना, तो ये हम लोग ये अवेयरनेस के हवाले से आपके जो है वो बेसिक जो होते हैं आपके प्रोग्राम्स वगैरह आप लोग करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा असलान, जिस तरह साइबर क्राइम की हम बात कर रहे थे, बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आप क्या देखते हैं कौन से केसेस जो हैं वो साइबर क्राइम के ज्यादा हो रहे हैं मोस्टली? मैडम, साइबर क्राइम के जो केसेस रिपोर्ट होते हैं इसमें बेसिकली इसकी दो हेड्स हैं, वन इज ऑफ हैरेसमेंट, अनदर इज ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स। ठीक है, अभी पहले चूंकि फाइनेंशियल क्राइम की हमारी बात पहले चल रही है, मैं उसको थोड़ा कवर कर देता हूं। आपको अक्सर ऑनलाइन एड मिलेगा कि सस्ते मोबाइल ले लें, लाइक एक मोबाइल है उसकी मार्केट प्राइस लाइक 50,000 है, आपको 30,000 रुपए में मिलेगा, लालच दिया जाएगा। ठीक है, आप उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसके पैसे भेजेंगे, टोकन मनी भेजेंगे, और पता चलेगा कि वो एक फ्रॉड था। ठीक है, ऑनलाइन लाइक फ्रॉड था, और आपको कोई उसमें मोबाइल नहीं आएगा। ठीक है, आपको पेट्स के नाम से, मोटरसाइकिल के नाम से, कुछ भी, या आपसे कोई एक गाड़ी का वो ऐड लगा दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसका बतौर टोकन बयाना जो है ना आपसे 5-10 हज़ार रुपए ले लिए जाएंगे, और उसके बाद जो जायज कैश पे वो पैसे मंगवाए जाएंगे वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा, आपकी कॉल नहीं उठाई जाएगी। इस तरह का फ्रॉड देखने में आया। एक मैटर मैडम जो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि ऑनलाइन कतर वीजा, ऑनलाइन सऊदीया वीजा, इतने हजार मैसेजेस भी आजकल बहुत ज्यादा, मैसेजेस इज अनदर थिंग। आपको सोशल मीडिया पे ये एड बनाया हुआ है लाइक सो एंड सो ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, अब इसमें जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है, लाइक कारपेंटर बेचारे, मतलब जो ये होता है ना, अच्छा रोजगार का सिस्टम है तो ज्यादा तो ये तो जाना चाहता हूं, वीजा मौजूद है। हाँ, अब वो इस रॉन्ग डूअर गैंग का टारगेट वो लोग हैं। ठीक है, उन लोगों को टारगेट किया जाता है, वो बेचारे मैसेज करते हैं, वो कहते हैं ओके आप क्या करते हैं जी, मैं कारपेंटर हूं जी, आप क्या करते हैं, मैं इलेक्ट्रीशियन हूं जी, इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लें। राब्ता हो गया, उसके बाद प्रोसेस फीस की मद में, वीजा फीस की मद में, सो एंड सो एक्सपेंसेस की मद में उन बिचारों से डिफरेंट एज पर देयर स्टेटस एंड लेवल एंड देयर सेविंग्स उनसे लाखों रुपए बटोर लिए जाते हैं। एक विक्टिम को मैंने देखा, उसने 5 लाख रुपए दे दिया, एक विक्टिम को देखा उसने 20 लाख रुपए दे दिया। अब वो कहता है कि जनाब मैं तो बाहर के मुल्क जाना चाहता था। अब वो बेचारा एप्लीकेशन लेके बैठा साइबर क्राइम में कि जनाब मेरे 20 लाख रुपए तो जनाब उस रॉन्ग डूअर ने ले लिए। एंड वो कौन है जी वो रॉन्ग डूअर? वो रॉन्ग डूअर कभी सामने नहीं आया जी, उसने जायज कैश में पैसे मंगवाए हैं, उसने फला अकाउंट में पैसे मंगवाए हैं। एक चीज मैडम, आपको बैंक रिलेटेड जो इंटरनेट जनरेटेड नंबर्स होते हैं आपसे इंफॉर्मेशन सीख करेंगे। यू आर नॉट सपोज टू शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ यू विद एनीवन। बैंक कभी आपको कॉल नहीं करता। नंबर सेकंड थिंग, आपने अपना ओटीपी वो आपको स्पेशल पिन करेंगे। बैंक वाला आपकी बात काट रही हूँ, बैंक वाले पे फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना कि आपके अच्छा डिफरेंट वे के, अच्छा चलें जी आप बताएं आपका एटीएम जो है वो एक्सपायर हो गया है तो उसका आप मुझे नंबर्स बता दें, अच्छा फिर आप उसका बैग पे, मतलब इस तरह भी लोग, जाहिर सी बात है जिस तरह हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस की,
बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं शायद अभी उनको तो जाहिर सी बात है, बैंक्स की तरफ से भी आपको मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं कि हम लोग कॉल नहीं करते, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है तो आपका फलां हेल्प लाइन नंबर है, आप उन पर कांटेक्ट करें। लेकिन जो बेचारे बहुत सारे हमारे मजदूर, अब तो उनके भी अकाउंट्स बन चुके हैं, अब तो डिफरेंट कंपनीज की तरफ से भी उनके अकाउंट्स बना दिए गए और उनको ATM दे दिया गया, चले आपकी सैलरी जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा, इस तरह के अपने मेरे मामू के साथ भी केस हो चुका हुआ है ना कि आपको इसी तरह की, अच्छा जी बैंक की तरफ से कॉल हम बैंक से बात कर रहे हैं जी, आपका प्लान जो है वो अकाउंट अपने चेंज करना है, पता है क्या बुला बुला उनको बोला, और उसके बाद जो है वो खैर बच गए। लेकिन ये था कि थोड़ी बहुत कहीं अवेयरनेस थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जो इस चीज से बेखबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, रॉन्ग डूअर ने पहले आप पे अटैक किया, फिर आपके मामू पे मैं भी अटैक कहती हूँ हम लोग काफी उसमें आए हैं। फिर अच्छा, जैसे आजकल हम देख रहे हैं आपके जो हुकूमत की तरफ से एहसास प्रोग्राम है या आपका जी बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से इतना खवातीन को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छा, आपको कोई कर्जा दिया जा रहा है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है। मैडम, हमने ये देखना है कि ये जो बेचारी खवातीन है ये अच्छा फ्री सिम के बहाने इनके नाम से सिम बना ली जाती है। आपने देखना है कि आपके नाम पे कितनी सिम्स ओपन है। हाँ, ये भी है। एक्टिव सिम्स हैं जो ओके आपके इस्तेमाल में उसको रखें, बाकी को ब्लॉक कर दें, जाएं ब्लॉक करवाएं जाके उनको, ठीक है। आपने कोई ऐसी जो ऐप है जो गैर मशहूर ऐप है, आपको कोई लोन दे रही है 2000 रुपया, या आवाम समझती है कि हम शायद ये 2000 रुपये लेके भाग जाएंगे, वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। उसके बाद आपको सोशल, आपकी जो मीडिया है, आपकी पिक्चर्स हैं, उनको एक्सेस कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है। इसका खैर एक तो हेड मैंने फाइनेंशियल बताया आपको, दैट्स अ बिग थिंग, बिग हेड है ये। इसके बाद जो इसका मोस्ट सेंसिटिव मतलब जिसको हीनियस क्राइम डिक्लेयर किया गया ऑनरेबल अपेक्स मतलब जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो हैरेसमेंट है मैडम। इसमें डेफेमेशन है, ठीक है, और साइबर स्टॉकिंग है। मतलब कोई भी फर्द वाहिद किसी बच्ची को, बच्चे को, अच्छा कोई भी जेंडर हो सकता है, आइदर इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, इट कैन बी अ माइनर, इट कैन बी एनीवन। किसी की मोडेस्टी एट स्टेक अगर होगी, किसी का अगर ऑब्जेक्शनेबल डाटा, उसकी कोई नाजेबा तस्वीर किसी के पास, किसी के पोजीशन में होगी। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन है कि अगर आपने चाहे वो पिक्चर खुद भेजी थी या धोखे से ली गई है, डजंट मैटर। अब वो बंदा आफ्टर टेकिंग पोजेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्शनेबल डाटा अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो इसमें ये 21P का जो है इसमें लागू होता है। इसकी सजा 5, 7 और 10 साल तक सजा है और 50 लाख तक जुर्माना भी है। ये इट्स अ कॉग्निजेबल एंड नॉट बेलेबल ऑफेंस। इसमें जमानत का, चूंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, अगर टेंटेटिवली असेसमेंट करते हुए रेड केस होता है आपके मोबाइल से, जो अब इसमें रॉन्ग डूअर मतलब मुल्जिम मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई शख्स किसी का डाटा वायरल करने की कोशिश करेगा या इवन थ्रेट भी देगा या अपने पोजीशन में रखेगा और उसकी जस्टिफिकेशन उसके पास नहीं होगी कि व्हाई इट वाज इन द पोजीशन ऑफ यू। एक और मैडम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा अगर हाँ बिल्कुल बात करेंगे, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं निशान बात कर रहा हूँ कलागंज से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैडम एक हमारे पास एक वाकया है कि उन्होंने हमसे सब पैसे ले लिए। उन्होंने कहा है कि हमको वीजा हमारे पास है लेबल के लिए, हम इतने हमको पैसे दे दें, हम आपको बाहर भेज देते हैं। सही, तो आपने पैसे भेज दिए हैं? जी, पैसे सब कुछ हो गया था, पासपोर्ट। हाँ जिशान, कितने पैसे? जिशान आप अरसलान खान। जी जी जी, सऊदी अरेबिया से। कितने पैसे भेजे हैं आपने? 3.5 लाख रुपए उन्होंने ले लिया। आपने किस अकाउंट में वो पैसे भेजे हैं? नहीं, हमने जाके उनको दिए हैं, उन्होंने वो हमको भेजा है उन्होंने। नहीं, आप वो कह रहे हैं हम उनसे मिले हैं। ओके, नो वरी एट ऑल। बास्ट टाइम रॉन्ग डूअर मिलते भी हैं। देखिए, अगर तो वो आपसे एज पर कमिटमेंट आपको भेजते हैं फिर तो ठीक है, अगर वो नहीं भेजते तो फिर आपने मैटर को FIA को रिपोर्ट करना है। जी जी, नहीं हमने सब कुछ कर लिया। वो मानता है कि हमको दिए नहीं है, हमारे पास तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, हमारे पास सबूत है ही नहीं, कि इसलिए हम परेशान है।
अच्छा, इनके पास सबूत ही नहीं है कि इन्होंने पैसे दिए हैं और वो आगे से मुकर गए हैं। आप मैटर को FIA को रिपोर्ट करें। जेली सबूत बना के दिया था हमको, वो जेली बना हुआ था, उनको कहते वो जाली उन्होंने बना के दिया उनके पास, तो वो कहते हैं ये जेली सबूत है, ये कोई सबूत नहीं। आप मैटर को FIA को रिपोर्ट करें, FIA जाएं भाई। जी ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। इसमें मैडम दो तरह के जराइम है साहब, ये वीजा फ्रॉड को लेके। अगर तो बंदा आपको फिजिकल मिलता है, ठीक है, ये FIA एंटी करप्शन सर्कल इसको डील करता है। अगर वो आपने ऐड देखा है ऑनलाइन, ठीक है, जो आजकल रॉन्ग डूअर ने क्या किया, उनको पता है कि इस तरह पकड़ाई तो ज्यादा है, हाँ, उन्होंने ऑनलाइन राब्ता करना शुरू कर दिया आपसे, ठीक है, कि भाई हम तो ऑनलाइन काम करते हैं, हाँ, मैसेजेस पे बात करें, इतने पैसे भेज दें, आपका काम हो जाएगा, आपको मिलने की जरूरत ही नहीं है। वो बेचारा जो गरीब आदमी होता है वो इसको ये लालच दे दी जाती है कि इतने डॉलर मिलेंगे, इतने रियाल मिलेंगे, वो हाँ, उसी में खो जाता है। हाँ। तो मीनवाइल ये जो कनिंग लोग होते हैं वो उससे उसकी सारी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद उसके साथ फ्रॉड कमिट करते हैं। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग समझते हैं हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं। एक तो लोग कर ही रहे हैं, जाहिर सी बात है, फ्रॉड तो उन्होंने अपना एक पेशा बना लिया है कि हमने लोगों के साथ जो है उनके इमोशंस के साथ उनको ट्रैप कैसे करना है, उनके साथ खेलना कैसे है, पैसे कैसे आपने बटोरने हैं। बट कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिम्मेदारी जो हमारी है कि हमने इन चीजों से बचना कैसे है, वो हम भूल गए हैं। हम एक लालच में पड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, हम समझते हैं हमारे बहुत ज्यादा मसाइल हैं, वाकई हम लोग परेशान भी होते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं हम लोगों की रोजगार का सिलसिला जुड़ जाए तो हम अपने कर सकें अपनी चीजों को, लेकिन आप उस चक्कर में आप अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। मैडम ये तो हो रहा है बिल्कुल। हाँ, मीडिया में समझता हूँ, FIA खुद भी और मीडिया इसमें अब तो बहुत सोशल मीडिया देखिए ना, जैसे हम कहते हैं सोशल मीडिया के हमारे पर बहुत ज्यादा हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। हमारे तो आपके मोबाइल पड़ा है तो हम उसको स्क्रॉल कर रहे हैं। आप फ्री बैठे हैं तो आपको यही काम है कि आपने जो है आपने डिफरेंट ऐप्स खोल ली, आपने फेसबुक खोल लिया। अच्छा, फेसबुक भी आपका एक बेहतरीन वो समझ लें प्लेटफॉर्म है कि आपको हर चीज तो आपको अवेयरनेस आपको मिल रही होती है, आपको हर खबर आपको उसके ऊपर मिल रही होती है। लोग फिर भी नहीं समझते। मैं तो ये हैरान हूँ कि आपको लोगों को पता है कि लोग फ्रॉड कर रहे हैं, फिर भी आप यकीन कर बैठते हैं। ये नहीं समझ आई। वो ये समझते हैं कि शायद इससे हमारे मसाइल हल हो जाएं, शायद ये लास्ट चांस हो, शायद ये शायद वाला चक्कर जो है, शायद के चक्करों में बहुत कुछ कर बैठते हैं। अच्छा, फिर ऐसे लोगों को कोई अगर कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? तो उन्होंने जैसे अभी इन्होंने कॉलर है, इन्होंने कहा हमारे पास तो जाली, लेकिन एक सबूत तो है ना कि उन्होंने आपको जाली वो करके दी। अगर इसमें मैंने बताया ना कि इसमें दो हेड्स हैं FIA के। अगर तो ये फिजिकल मिले आपसे, कोई ऑनलाइन राब्ता नहीं हुआ हुआ, कोई इंटरनेट जनरेटेड उन्होंने क्या कोई वेबसाइट या कोई चैनल वगैरह नहीं बनाया हुआ या फेसबुक पेज नहीं बनाया हुआ, तो आप जाएं क्राइम सर्कल में मैटर को रिपोर्ट करें, ठीक है। और अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस है कि आपका राब्ता बजरिया फेसबुक हुआ है, बजरिया व्हाट्सएप हुआ है, ठीक है, कोई मतलब विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट लाइक कोई सोशल मीडिया पेजेस पे हुआ है, ठीक है, तो फिर आप साइबर क्राइम बैंक को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो दोनों मतलब जो FIA के डिपार्टमेंट हैं वो इस तरह के जराइम में मुलव्वस जो मतलब अशखास हैं, वो जो मुल्जमान हैं, उसके सदेबाब के लिए दिन रात कोशिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको कैफरे कर, उनको गिरफ्तार भी किया जाता है और उनको बर वक्त मतलब गिरफ्तार करके उनसे जो लूटी हुई रकम है ना सिर्फ वो रिकवर की जाती है और बामुताबिक कानून ऑनरेबल जुडिशरी इनको सबक भी सिखाती है। और बड़ा जरूरी है ऐसे लोगों को सबक सिखाना जो लोगों के इमोशंस के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। अच्छा हिना, आप लोगों के क्या प्लान हैं, क्या गोल्स हैं, क्या सोचा हुआ है कि अपने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है? बस मैम यही अवेयरनेस यही है कि जिन इलाकों में हम जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे टारगेट एरियाज हों और हम उनको कवर करें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से हम अवेयरनेस दे सके, लोगों को बता सके कानून हैं और जो है ना वो आपके साथ हैं। तो इसमें फिर ये भी होता है कि अगर देखिए कोई चीज़ रिपोर्ट भी होती है ना, तो इदारों के रिस्पॉन्स की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि जिस तरह से आप पुलिस का बिहेवियर देख लें, कोई भी करवानी है रिपोर्ट, कुछ भी करवाना है, तो वो उसके मतलब बिहेवियर की वजह से ही वो डर जाते हैं। वो कहेंगे अच्छा फिर कैसे, क्यों, उनके जो टॉकिंग स्टाइल होता है उसकी वजह से। हाँ। तो ये बहुत ज़्यादा इशू है। और जो बेसिकली आजकल जो हमारी नौजवान फीमेल्स हैं, तो उनके लिए ये है कि मतलब जिस तरह से उन्हें जॉब की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो उससे ये है कि कभी भी मतलब आपको जॉब की ज़रूरत है, आप मतलब उसके लिए कभी भी किसी से ब्लैकमेल ना हो। ये एक बहुत ज़्यादा वो है, जिस तरह से लोग कहते हैं अच्छा आपको जॉब देंगे, अच्छा अब आप ये कर लें,
फिर वो वही पिक्स और वही सब कुछ, और फिर वो बदनामी के डर से, और वो ये चीजें बहुत ज्यादा सोसाइटी में हो गई हैं। सही, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि कभी भी किसी जॉब के हवाले से या किसी भी चीज के हवाले से कभी भी किसी के झांसे में आप लोग ना आए। मतलब कोई अगर आपसे यही कह रहा है कि अच्छा चलो ये काम कर दो, उसके बाद आपकी जॉब फाइनल है, अच्छा चलें इधर आ जाएं, आपकी ये जॉब फाइनल है, ये कर लें, तो ये ऐसा कुछ भी ना करें, आप किसी के लिए भी ना करें। आपको ज़रूरत है तो आप बस अपने अल्लाह से मांगें और आप मतलब कोशिश करें जो बेहतर और राइट जो तरीका है उसको। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और बहुत सारी हमारी कोशिश होती है कि जितनी अवेयरनेस हमारे व्यूवर्स तक पहुंच सके वो लाजमी पहुंचे। इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।